तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 10 अनपॉपुलर फुटबॉल ओपिनियंस। मेसी रोनाल्डो वर्सेस हालैंड एम्बापे, यूनाइटेड्स ओवररेटेड ट्रिपल विक्ट्री, फीमेल रेफरीज इन मेंस गेम, ऐसे सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो यार आज का जो पॉडकास्ट है ये ना थोड़ा सा लाइट वे में हम लोग लेंगे क्योंकि थोड़ा फन भी होने वाला है एंड उसमें एक इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस क्या है कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी होगा बिकॉज ये अनपॉपुलर ओपिनियंस तो हैं, चलो ठीक है, जो पॉपुलर अनपॉपुलर है वो ठीक बात है, बट उसको ब्रेक डाउन करना एंड फिर उस पर अपनी ओपिनियन देना कि क्या वो सही है क्या वो गलत है, वो नेचुरली उससे लोग अग्री भी करेंगे और डिसएग्री भी करेंगे। थोड़ी चीज हाँ, काफी सब्जेक्टिव होने वाली चीज़ है यहाँ पे। तो भाई ये ज़रूर है कि ये जो 10 अनपॉपुलर ओपिनियंस हमने शॉर्टलिस्ट करे हैं ये काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड में, मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़े अननोटिस गए हुए हैं, तो आई एम श्योर कि सबका ओपिनियन होगा इस पर कुछ ना कुछ। नेट से, ट्विटर से, इंस्टा से सबसे छाट के निकाले गए हैं सारे। हाँ, तो मतलब हर ओपिनियन पे वी वेलकम योर कमेंट एज वेल। आपको जो लगता है चाहे वो सही हो गलत हो, डिसएग्री करते हो अग्री करते हो, वो ज़रूर बताना। बट इन सेइंग दैट नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट अनपॉपुलर ओपिनियन। फॉर्मेट बहुत सिंपल है, हम लोग वन बाय वन हर एक अनपॉपुलर ओपिनियन को डिस्कस करेंगे। मोहित के कुछ अलग व्यूज हो सकते हैं, मेरे अलग हो सकते हैं, तो शायद हम भी आपस में अग्री ना करें एंड फिर डिबेट करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। क्या है भाई पहला अनपॉपुलर ओपिनियन, बता दो। पहला ओपिनियन होने वाला है जिरू इज द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर ऑफ दिस जनरेशन। क्या इनिशियल थॉट्स तुम्हारे? एक्चुअली में ये चीज काफी टाइम से डिबेट में है एंड जब भी हम लोग अंडररेटेड प्लेयर कहते हैं, एक तो ये अंडररेटेड ओवररेटेड बहुत कैजुअल टर्म्स हो गई हैं। हर प्लेयर अंडररेटेड हो जाता है, हर प्लेयर ओवररेटेड हो जाता है। सो जब ये मैंने उठाया था नेट से, तब मेरे इनिशियल दिमाग में था कि हाँ पॉसिबल कंटेंडर तो है ही है। एंड उसके पीछे के रीजंस थोड़े डिफरेंट है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि कितने गोल्स दिए, कितने असिस्ट दिए, क्योंकि काफी लोग होंगे उससे आगे ऑलरेडी जिरू से। मतलब वैसे लोग कहते क्यों कि अंडररेटेड है, क्या लॉजिक है? आई थिंक थोड़ा सॉर्ट ऑफ कल्ट हीरो है। क्यों? क्लच गोल मार देगा और चेल्सी और आर्सेनल दोनों में खेला हुआ है, तो एक वो प्रीमियर लीग बायस भी आ जाता है कहीं पे। फिर अभी 37-36 की एज में अपना AC मिलान में भी खेल रहा है, तो अभी तक भी टिका हुआ है यूरोप में। एंड मुझे लगता है जो मेन कल्ट बना है वो क्यों बना है, इट इज बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ गोल्स दैट ही स्कोर्स। इसका गोल कैटलॉग हम लोग देखेंगे तो इट इज जेन्युइनली वन ऑफ द बेस्ट इन फुटबॉल हिस्ट्री। जो इसका गोल कैटलॉग है, आई रिमेंबर जिसको पुस्कास अवार्ड दिया गया था, तो वो एक स्कॉर्पियन किक के लिए दिया गया था जब वो आर्सेनल से खेल रहा था। बहुत सुंदर गोल था, फिर अल्टीमेटली क्रॉस जाता है, स्कॉर्पियन किक मारता है। सो पुस्कास होल्डर भी है वहाँ पे, बहुत हर प्लेयर का नहीं होता मेसी। बट आई थिंक जो मेन कल्ट बना है वो इसलिए बना है क्योंकि उसका गोल कैटलॉग बहुत सुंदर है एंड एट टाइम्स ही हैज बीन वेरी क्लच एज वेल। बट ये जो अंडररेटेड ओवररेटेड वाली चीज है, अंडररेटेड इन दिस केस, आई थिंक इट इज नॉट जस्ट अबाउट हिज क्लब करियर। क्योंकि लाइक हम लोग क्लब में बात करें तो एज अ स्ट्राइकर भी आई थिंक कुछ एक जो जेन्युइन ट्रेड्स होते हैं, जिरू हैड देम ऑल। जस्ट एक स्पीड चीज थी जिसमें वो लैक कर रहा था। वेदर इट बी पासिंग, दोनों पैर से पास भी कर सकता है, शूट भी मार सकता है, लिंकअप प्ले भी अच्छा है, हेडिंग में भी अच्छा है, फिजिकल कॉन्टैक्ट भी अच्छा है। तो एक जो आप स्ट्राइकर चाहते हो जैसा वैसा है। इट्स जस्ट अबाउट की पेस थोड़ी कम है, जो कि लेटर स्टेजेस में आके जब एज भी ज्यादा हो गई थी तो थोड़ी ज्यादा एक्सपोज होने लग गई थी। एक तो ना ये चीज है, मैंने पेस के साथ नोटिस करा है कि मतलब आई थिंक हमारी जनरेशन एंड हमसे 4-5 साल जो बड़े भी हैं, मतलब वो भी हमारी जनरेशन में आएंगे काइंड ऑफ, बट पर्टिकुलरली जो हमसे छोटे आ रहे हैं अभी, इन सब के लिए ना अंडररेटेड और ओवररेटेड होने का एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है फीफा में कैसा है वो बंदा। हो सकता है, राइट। एंड फीफा में जिसके स्टैट्स अच्छे नहीं है ना, उसको कभी वो पब्लिक लेवल पे उतना औहदा नहीं मिलता, मैंने नोटिस करा है ये। ओके, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, बुस्केट्स का ले लो एग्जाम्पल तुम। वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स, बट चावी इनिएस्टा के सामने हमेशा पेड ऑफ करेगा। वो हमेशा, राइट। अब इसमें कह लो आर्ग्यू करेंगे कि यार वो ऑफ कोर्स ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस की वजह से भी है, बट क्वाइट फ्रैंकली यू कैन नेवर जज। मतलब जो बुस्केट्स का रोल था बहुत अलग था चावी इनिएस्टा से, राइट। बट फीफा में तुम देखना उसकी पेस कितनी थी, एंड फॉर दैट रीजन नोबडी वुड वांट टू हैव हिम इन हिज टीम। आई थिंक वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली रोल प्ले करता है। बहुत ही एक क्या कहते हैं उसको, नीच रीजन लगेगा सुनने में लोगों की, यार ये क्या है, मतलब ऐसे कोई थोड़ी होता है। बट मैं फैक्ट बता रहा हूँ, तुम बच्चों से बात करके देखना, उनके कई सारे ओपिनियंस जो होते हैं ना वो फीफा बेस्ड होते हैं। Okay. तो वो कल्ट हीरो बनने में ना आई थिंक एक बहुत बड़ा रोल ये भी होता है कि आपका फीफा में कैसा है परफॉर्मेंस वगैरह। तो आई थिंक जिरू का जो पेस वगैरह कम है ना, अगर ये पेस वगैरह हाई होती तो शायद इसको अंडररेटेड नहीं बोला जाता, इसको
फेयरली रेटेड बोलते हैं बिकॉज ही वुड हैव बीन इन मेनी पीपल्स टीम्स एंड फिर उसको रिकग्निशन भी मिलती. Okay. एक थॉट है ये. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने कहा कि आई थिंक क्लब करियर में तो देर आर नॉट मेनी थिंग्स जिससे आप कहोगे कि अंडररेटेड है. आई थिंक जो मेन चीज जो अंडर द रडार जाती है वो ये इसका इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन कितना है अपनी टीम के. क्योंकि फ्रांस का अगेन बाय द टाइम दिस पॉडकास्ट सीरीज हो सकता है कि एम्बापे ओवरटेक कर ले, बट जिरू मे बी सेकंड हो या फर्स्ट हो एज पर अब कब देख रहे हो. बट द पॉइंट इज कि इतना आगे है वो, अहेड ऑफ द लाइक्स ऑफ थियरी हॉनरी. तो लाइक कुछ तो बात है ऑब्वियसली. एंड अल्टीमेटली 2018 का वर्ल्ड कप जीता है एंड ही डिड नॉट हैव अ ग्रेट वर्ल्ड कप. उसमें आई थिंक कुछ ऐसा सीन था कि डिड नॉट हैव अ सिंगल शॉट ऑन टारगेट पूरे 20. उसके वो बाकी स्टैट्स बहुत अच्छे थे. बाकी स्टैट्स अच्छे थे एंड जो एक एबिलिटी होती है ना कि आप बाकी प्लेयर्स को गेम के अंदर ला रहे हो. 2022 वर्ल्ड कप में जो अल्टीमेटली फाइनल में जाके हार जाती है फ्रांस, बेंजेमा वाज द फर्स्ट चॉइस स्टार्टिंग. वो फिर वो इंजरी हो गई, वो वापस भी आ गया था, फिर उसकी लड़ाई हो गई क्योंकि उसे टीम में नहीं ले रहे थे. एंड ये चीज मैंने तब भी बोली थी कि इन माई ओपिनियन जिरू इज मच मोर फिट एज अ फ्रांस स्ट्राइकर. ही वुड फिट इन मच मोर सिस्टम में. हां, देशॉम चाहता भी था उसको, आई थिंक चाहता भी था. एंड लाइक बेंजेमा का he is not always going to be present inside the box. And जिरू की एक चीज अच्छी कि एज आई सेड कि फिजिकल ट्रेड्स भी अच्छे हैं, पोजीशनिंग भी अच्छी है, शूट भी मार सकता है. 2022 वर्ल्ड कप में 4 गोल थे उसके, पर हाईलाइट तो सिर्फ मेसी एम्बापे पे ही थी. वो नहीं थी तो चलो अल्वारेस पे चली गई थी, ग्रीजमैन पे चली गई थी. अल्वारेस के भी शायद 4 ही गोल थे, 4 या 5 थे शायद, 4 या 5. एंड जिरू के भी 4 थे. तो आई थिंक 22 वर्ल्ड कप में भी इतना अंडररेटेड कैंपेन गया था उसका, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि वो फाइनल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, फिर उसे निकाल दिया था फाइनल में. तो आई थिंक इंटरनेशनल स्टेज इज द मेन एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंडररेट हो जाता है. क्लब में भी लाइक लोग कह सकते हैं क्योंकि वर्ल्ड कप जीता हुआ अपने करियर में, चैंपियंस लीग जीता हुआ है. ऑल्दो चैंपियंस लीग वाले कैंपेन में ही डिड नॉट प्ले मच बिग रोल वहाँ पे चेल्सी वाले में, बट यूरोपा भी जीता है एंड सेरिया भी जीता हुआ है, लीग 1 भी जीता हुआ है. प्रीमियर लीग नहीं जीता, बट गिवन कि वो चेल्सी में खेल रहा था और अपना आर्सेनल में खेल रहा था, तो ये लोग कभी जीते थे लास्ट टाइम प्रीमियर लीग, तो कांट रियली ब्लेम हिम मच फॉर दैट. बट आई थिंक लाइक एक जेन्युइन कंटेंडर है ये, एंड लाइक ही माइट गो डाउन एज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब अभी तो चलो तुमने इसका पूरा केस बना के दे दिया, बट पॉइंट वही है कि मेरे दिमाग में और भी कुछ नाम आते हैं जब मैं कहता हूँ कि अंडररेटेड सबसे ज्यादा कौन है. क्योंकि मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर की बात आ गई ना, तो फिर आप बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में जा रहे हो एंड थोड़ा सब्जेक्टिव हो ही गई. जैसे मैं कुछ नाम लेता हूँ, उनके बारे में तुम बताना क्या लगता है तुम्हें. पहले है थियागो सिल्वा. ही इज अ डिफेंडर, तो नेचुरली उसको वो एक्वालेट्स नहीं मिलेंगे, उतनी रिकग्निशन नहीं मिलेगी जितना एक स्ट्राइकर को मिलेगी. बट डोंट यू थिंक ही इज आल्सो राइट अप देयर? अच्छा, आई थिंक ये जो डिबेट है ना, ये लोग कंसिडर ही नहीं करते. क्या ये जो इन्होंने बोल दिया अंडररेटेड प्लेयर ऑफ द जनरेशन, इसमें सब लोग जो भी नाम बोलेंगे ना, सब फॉरवर्ड्स का ही नाम लेंगे. क्योंकि वो डिफेंडर को तो अब रिकग्निशन दे ही नहीं रहे हो, वो तो कॉन्वर्सेशन में ही नहीं है उस. राइट. तो आइडियली ये जो भी अनपॉपुलर ओपिनियन है, दिस शुड बी एक्चुअली में कि इज प्रॉब्ली द मोस्ट अंडररेटेड स्ट्राइकर ऑफ दिस जनरेशन. ये होना चाहिए कायदे से, बट लोग प्लेयर कह देते हैं. एंड वो इसलिए होता है क्योंकि आप मोस्टली से फॉरवर्ड्स की बातें करते हो ऐसी डिबेट्स में. डिफेंडर्स, मिडफील्डर्स, इनका नाम आता ही नहीं है. तो हु डू यू थिंक इज मोर अंडररेटेड, थियागो सिल्वा या फिर जिरू? थियागो सिल्वा ने भाई अपनी कंट्री से भी एक कोपा अमेरिका भी, ऑल्दो वर्ल्ड कप नहीं जीता, बट हाँ आई थिंक जिरू यूसीएल जीता है, चेल्सी से अभी भी खेल रहा है. राइट. आई थिंक 39 कुछ का हो चुका है, तो लॉन्जेविटी भी पूरी है. राइट. व्हाई डू यू से जिरू फिर भी ज्यादा है? आई थिंक जिरू प्रॉब्ली से ज्यादा है क्योंकि ही हैज वन मच मोर इन हिज करियर. एंड उन सब में थोड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रहा है. मतलब ऑब्वियसली थियागो सिल्वा का भी हम ऐसे नहीं कह सकते, आउट एंड आउट रिजेक्ट नहीं कर सकते, बट जस्ट बिकॉज कि थोड़ा हाई प्रोफाइल नेम भी है जिरू. ज्यादा हाई प्रोफाइल क्लब्स में खेला. इससे पहले थियागो सिल्वा पीएसजी में था. पीएसजी में आप जितना भी जीत लो, यू वुड नॉट गेट दैट मच रिकग्निशन. चेल्सी में आके ही इज गेटिंग रिकग्निशन, बट क्लब कहाँ पे है? तो आई थिंक जिरू के मतलब हो सकता है एक कंडीशन थोड़ी सिचुएशन थोड़ी फेवर में आ गई जिरू के, बट आई थिंक मैं थियागो सिल्वा से तो ऊपर रखूंगा जिरू को. कवानी भी कह सकते हैं लोग, बट आई डोंट थिंक कवानी का होगा इसमें कुछ, क्योंकि अगेन इंटरनेशनल स्टेज पे हैज नॉट वन मच उरुग्वे के साथ. फेयर. एंड स्ट्राइकिंग में भी आई स्टिल थिंक कि जिरू इज बेटर. जिरू इज अ बेटर स्ट्राइकर देन कवानी. राइट. बुस्केट्स भाई, बुस्केट्स का पता है, आई थिंक ओवर टाइम पीपल हैव रियलाइज्ड कि he is probably one of the greatest CDMs of all time. I think वो जो underrated था ना, ये probably 2-3 साल पहले तक होता तो शायद मान जाते, बट जब से वो बारसा छोड़ के गया ना, I think everyone has realized कि कितना ज़्यादा important था वो. मतलब now he is fairly rated, you think? मतलब fairly से मे भी थोड़ा कम, क्योंकि अभी भी people
वो मे बी इट इज बिकॉज की CDM पोजीशंस पर ज्यादा लोग ध्यान देते ही नहीं है एंड मतलब अभी जो जितनी यंगर पॉपुलेशन है उन सबके टाइम पे रोड्री खेल रहा है, कैसीमिरो अभी तक खेल रहा है, तो मे बी वो ज्यादा दिमाग उनका उधर जाएगा। एंड वैसे भी इन लोग ये थोड़े फ्लैशी ज्यादा है ना, क्योंकि फिजिकलिटी डाल देते हैं, टैकल दे देते हैं। एग्जैक्टली बुस्केट्स की टेक्निकल ब्रिलियंस को समझने में थोड़ा फुटबॉल को डीप में समझना पड़ेगा। हाँ, जो अभी फुटबॉल देख रहे हैं, क्या बुस्केट्स की फेंट पे या फिर वन टच पासिंग में लोग पागल हो जाएंगे? नहीं होंगे। बट वो कितनी इंपॉर्टेंस है इस टाइम पे भी बारसा में देख के समझ सकते हो कि भाई अगर ऐसा CDM होता ना तो टीम ही अलग होती। डब्ल्यू खिलाना पड़ रहा है उनको। राइट। बट तो मतलब तुम्हें लगता है कि वो फेयरली रेटेड है या फिर नहीं? आई थिंक फेयरली से थोड़ा कम, बट अंडररेटेड नहीं है अब। आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि ना उसकी थ्रू आउट हिज करियर ही वाज काइंड ऑफ अंडररेटेड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि सेम टीम में चावी, इनिएस्टा, मेसी सब खेल रहे थे। ट्रू। पीछे पुयोल था, तो देयर वर सो मेनी बिग नेम्स कि बुस्केट्स थोड़ा नीचे आता था। एंड एज आई सेड, वो जो पूरा फीफा वाला जो सीन है, नॉट द मोस्ट फ्लैशी पर्सन ऑफ द फील्ड, ऑल्सो थोड़ा क्वाइट फिगर था। तो लाइमलाइट भी ज्यादा नहीं आती थी, क्योंकि पॉइंट ये है कि यार बुस्केट्स ने भी वो सब कुछ जीता जो मेसी ने जीता है। चाहे वो वर्ल्ड कप भी कह लो, चाहे तुम यूरो कह लो, UCLs कह लो, तो ही हैज वन फार मोर देन जिरू ऑल्सो। उस चीज को कंसिडरेशन में लेके भी तुम्हें लगता है कि जिरू ज्यादा अंडररेटेड है? आई थिंक पता है, एट द एंड ऑफ द डे इट डज नॉट मैटर कि आपने जीता कितना है, उसके बेसिस पे आपको रेट किया जा रहा है नहीं। देयर आर सम पीपल जिनको बिना कुछ जीते भी रेट कर देते हैं लोग। जैसे इब्राहिमोविच का एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, उसने बहुत गोल मारे, बट क्या कुछ जीता? सच नहीं जीता। चैंपियंस लीग नहीं जीता, UCL नहीं जीता, UCL तो भाई, एंड इंटरनेशनल में भी कुछ नहीं जीता। तो आई थिंक इट इज जस्ट अबाउट कि आपको लोग कैसे परसीव करते हैं, आपकी क्वालिटीज को लोग कितना ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उसके बेसिस पे होता है। आई थिंक बुस्केट्स को अप्रिसिएशन मिल रहा है। मैं 3-4 नाम और लूंगा जल्दी से। आई थिंक नवास, उसके बारे में क्या कहना है? केलो नवास हो सकता है एक कंटेंडर, क्योंकि लाइक पीपल हैव टोटली फॉरगॉटन अबाउट हिम। जब से वो रियल मैड्रिड छोड़ के गया है, पीपल आल्सो काइंड ऑफ अंडरमाइन कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसका रियल मैड्रिड में। तो आई थिंक नवास इज एक्चुअली अ जेन्युइन कंटेंडर मोर देन जिरू। दो लाइक हो सकता है एक्चुअली में नवास का, बट इट इज जस्ट अबाउट कि बहुत हाई प्रोफाइल नेम नहीं है, बहुत हाई प्रोफाइल जगह नहीं है जहाँ पे खेलता है वो। तो मे बी जितने भी गोलकीपर्स होंगे वो टू सम एक्सटेंट, अपार्ट फ्रॉम नॉयर, कोर्तोस के, टू सम एक्सटेंट दे विल बी अंडररेटेड ओनली। रॉयस का आई डोंट थिंक सो। पता है, लोग कहते बहुत है, एंड आई गेट कि बहुत तगड़ा प्लेयर है वो, अपने पोटेंशियल पे खेलता, तो इंजरीज ने रूइन कर दिया भाई, बट कर दिया ना रूइन। तो क्या ही बोले हम उसको। ये तो नेमार का भी नाम ले लेते फिर। तो ऐसे नेमार तो अंडररेटेड नहीं है, ऑफ कोर्स। हैरी केन नहीं, मैं हैरी केन का नहीं बोलूंगा, क्योंकि इंग्लिश मीडिया ने काफी रिकग्निशन दी है। इंग्लिश मीडिया ने काफी रिकग्निशन दी है उसे। हाँ, फेयर पॉइंट। हैरी केन का एक्चुअली आई थिंक अंडररेटेड उस सेंस से आता है कि बेचारा ट्रॉफी नहीं जीत पा रहा है, बट आई थिंक वो भी बायर्न म्यूनिख के साथ चेंज हो ही रहा है। तो 2 नाम है लास्ट मेरे, आई थिंक यहाँ पे तगड़ी डिबेट हो सकती है। पहला है डिमारिया। डिमारिया श्योरली है, ज्यादा है। ऑल्दो मेसी फैंस ने अपना पूरा एक कोशिश करी है कि उसे रिकग्निशन मिले डिमारिया को ना। हाँ। इवन फाइनल से पहले सब लोग कह रहे थे कि डिमारिया विल बी दैट गाय जो कि जिताएगा अल्टीमेटली। मारा भी गोल भाई, मारा भी गोल उसने। तो अगेन डिमारिया का भी आई थिंक ओवर टाइम, जब से वर्ल्ड कप हुआ है उसके बाद से लोगों का ध्यान जा रहा है डिमारिया पे भी, बट आई स्टिल थिंक दैट ही इज अंडररेटेड। क्योंकि पॉइंट ये कि शायद ध्यान ज्यादा जा रहा होगा जिरू से, बट जितना डिजर्व करता है उससे फिर भी कम है। आई थिंक डिमारिया हो सकता है। डिमारिया मोर अंडररेटेड देन मे बी। जिरू। एंड लास्ट नेम है जो कि मुझे लगता है शायद जेन्युइन कंटेंडर है, वो है मुलर। भाई मुलर, क्योंकि डिमारिया की भी फ्लेयर दिखती है लोगों को। भाई मुलर का गेम लोगों को समझ में ही नहीं आता भाई। ये तो बायर्न म्यूनिख के प्लेयर्स तक कह चुके हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा मुलर का गेम। और वो कहते हैं कि जब मैं दूर से पहले देखता था मुझे लगता था बड़ा लेथार्जिक, लेजी सा बंदा है ये तो, बट जब आप इंटेलिजेंस समझोगे उसके गेम की, भाई पीपल आर नॉट रेडी। मतलब पीपल वो समझेंगे नहीं बात। बाय द वे मुलर स्टैटिस्टिकली जिरू से बेटर है। वर्ल्ड कप है उसके पास भी, राइट। यूरो नहीं जीता है वो, बट वो तो चलो जिरो भी नहीं जीता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड द पॉइंट इज UCL भी जीता हुआ है वो, सेक्सट्यूपल जीता हुआ है वो, continues to be in Bayern Munich at this age, which is I think a better contender than AC Milan hands down. यूरोप की पेडिग्री में बात करो तो how can Muller not be more underrated than Giroud? True. I think है मुलर का। Is he the most underrated player? I think हो सकता है मे बी, क्योंकि we have to give a firm opinion before we move on. I think मुलर डिमारिया से भी ज्यादा, क्योंकि डिमारिया को लोग समझते हैं। हाँ। और ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड भी है प्लेयर। मुलर का समझना जिरू से ज्यादा क्यों है?
आई थिंक जिरू एज अ स्ट्राइकर ना, आपको मैं अगेन यही कहूंगा कि कुछ पोजीशंस होती हैं जो कि हमेशा अंडररेटेड ज्यादा रहेंगी एंड आई थिंक मुलर कम्स इनटू दैट कैटेगरी. इवन अगर हम लोग बायर्न म्यूनिख में बात करें, ही इज नॉट द मोस्ट हाई प्रोफाइल नेम. वहां पे भी लेवेंडोव्स्की जैसे प्लेयर्स थे, किमिक इस टाइम पे भी ज्यादा फेयरली रेटेड है, ज्यादा डेविस जैसा प्लेयर है, मुसियाला उसको कर रहा है, राइट. तो आई थिंक मुलर 2014 वर्ल्ड कप भी ही हैड अ फैबुलस वर्ल्ड कप, उसमें बहुत अच्छा कैंपेन रहा था उसका. तो आई थिंक कि मुलर इज दैट गाय हु विल ऑलवेज बी अंडररेटेड बिकॉज लोग उसका गेम उतना ध्यान जाएगा ही नहीं उस पर, बट वो इम्पैक्ट बहुत करता है, बहुत इम्पैक्ट. आई थिंक फॉर मी तो मुलर ही है मोस्ट अंडररेटेड. राइट. बट नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ओपिनियन. काफी टाइम स्पेंड कर लिया हमने इसमें. नेक्स्ट इज यूनाइटेड इज नॉट अ बिग क्लब एनीमोर. भाई इज इट अनपॉपुलर? आई थिंक क्वाइट अ पॉपुलर ओपिनियन है इस टाइम पे. लेट्स ट्राई टू मेक अ केस फॉर बोथ द आर्गुमेंट्स. राइट. कि फॉर में और अगेंस्ट दोनों आर्गुमेंट बनाते हैं. ठीक है, तुम कौन सी बनाओगे? आई थिंक आई विल से अगेंस्ट. कि मतलब है अभी बिग क्लब? नहीं, they're not a big club. They're not a big club anymore. ठीक है, मैं फॉर बनाता हूँ फिर. ओके, पहले तुम शुरू करो. सी, तो कुछ स्टार्ट से पहले बात तो मैं पहली अपनी पोजीशन क्लियर कर दूं कि हिस्टोरिकली देयर ऑब्वियसली प्रीमियर लीग का बिगेस्ट क्लब. 20 लीग टाइटल्स हैं उनके पास एंड 3 UCL टाइटल्स हैं. 8 ट्रेबल भी जीते हुए हैं. सिर्फ सिटी ऐसी टीम है प्रीमियर लीग में जो कि ट्रेबल जीती है, वो भी अभी हाल ही में जीती थी. एंड अगर मैं कुछ और स्टैट्स की बात करूं, पहली बात तो 2013 के बाद से, जब सर एलेक्स फर्गुसन ने रिटायरमेंट ले लिया था, उसके बाद से ये लोग एक बार भी चैंपियंस लीग कह रहा हूं, एक बार भी लीग टाइटल नहीं जीते प्रीमियर लीग. सो 11 साल हो चुके हैं इनको प्रीमियर लीग टाइटल जीते हुए. सेकेंडली, अगर मैं बात करूं कि ये एग्जैक्टली 2013 के बाद से क्यों स्टार्ट हुआ इनका, जो भी सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि बिग क्लब नहीं है, उसके पीछे की थोड़ी हिस्ट्री है. एंड I'll go into those reasons. मैं आपको पहले बता दूं कॉन्टेक्स्ट क्या है. सर एलेक्स फर्गुसन के जाने के बाद डेविड मॉयस आए थे एंड डेविड मॉयस के साथ ये लोग 7th फिनिश करे थे. फिर वो सैक हो गया था. उसके बाद आता है वैन हाल के साथ लोग 4th फिनिश करते हैं, फिर 5th फिनिश करते हैं. वो उनको वापस यूसीएल में लाता है एंड ही प्रोमोटेड सम अकेडमी प्लेयर्स लाइक रैशफोर्ड. बट उनका जो फुटबॉल था वो बहुत ज्यादा बोरिंग था, इसलिए फिर उसे सैक कर दिया गया. उसके बाद आता है मोरिनियो. नाउ आई थिंक मोरिनियो आफ्टर सर एलेक्स फर्गुसन, इनका जितने मैनेजर आए, प्रॉब्ली मोरिनियो सबसे अच्छा मैनेजर था. बट जो ट्रीटमेंट अल्टीमेटली उसके साथ हुआ, आई थिंक यहाँ पे मेरा पहला रीजन आएगा कि सैकिंग मोरिनियो वाज प्रॉब्ली द टर्निंग पॉइंट, जहां से इनका वो स्टेटस धीरे धीरे और डिमिनिश होने लग गया. व्हाई आई से दैट? पहली बात तो मोरिनियो लाए ये लोग क्यों थे? क्योंकि सिटी गार्डियोला लाई थी, तो उसके सॉर्ट ऑफ रिएक्शन में लोग ले आए थे. उसके बाद ये लोग यूरोपा लीग जीते उनके साथ, सेकंड लेके आया था वो, विच ही टिल डेट सेज कि उसका बिगेस्ट अचीवमेंट था कि यूनाइटेड की स्क्वाड के साथ सेकंड आना वहां पे. बट वो सैक क्यों होता है? क्योंकि उसकी पोग्बा से लड़ाई हो जाती है एंड बहुत फेमस क्लिप थी उनकी ट्रेनिंग ग्राउंड में जो लड़ाई हुई थी. एंड उसके बाद यूनाइटेड और उसके सारे फैंस ऑल्सो, जितने भी फैंस इस टाइम पे पलटे हुए हैं, वो रिग्रेट करते हैं कि हमने मोरिनियो को बैक क्यों नहीं किया. क्या लड़ाई हुई थी वैसे? मतलब कुछ ऐसा हुआ था कि वो परफॉर्म करके नहीं दे रहा था, तो उसने ट्रेनिंग ग्राउंड पे आ रहा था पोग्बा एंड उसने कुछ कॉल आउट करा था उसे, और पूरी वीडियो थी उनके आपस में. ऑब्वियसली वॉइस नहीं आ रही थी, बट दूर से वीडियो ली गई थी जिसमें वो थोड़ा आर्ग्यू कर रहे थे एक दूसरे से. एंड वहां पे क्लब ने पोग्बा के साथ साइड करा, फैंस ने पोग्बा के साइड करा, सारे लोग मोरिनियो के अगेंस्ट हो गए. यूरोपा लीग वाज द लास्ट यूरोपियन टाइटल ये लोग जीते थे, उसके बाद से कुछ नहीं जीते. वहां पे लोगों ने मोरिनियो को सैक कर दिया. आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट. फिर ओले अपॉइंट करते हैं लोग, जो कि एज एन इंटरिम मैनेजर आया था, बट उसकी इनिशियल परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी. और फिर वो पीएसजी अगेंस्ट जो कमबैक करा था इन लोगों ने, जिसमें रैशफोर्ड ने पेनल्टी ली थी, जिसमें नेमार का वो मीम बना हुआ है, ऐसे कर रहा होता है. तो वो उस परफॉर्मेंस को देखने के बाद इसको एक परमानेंट जॉब दे दी गई. सेकंड मिस्टेक मेरी आई थिंक मेरे हिसाब से ये थी, विच इज कि आपको जब भी आपको एक इंटरिम मैनेजर लाते हो, 9 out of 10 टाइम्स वो परमानेंट मैनेजर वर्क करता नहीं है. देयर इज अ रीजन वाई कि इंटरिम मैनेजर है वो, राइट. तो आई थिंक वो ओले को रिएक्शनरी होकर अपॉइंट कर देना, आई थिंक ये सेकंड मिस्टेक थी. फिर आते हैं कि एक कुछ और स्टार्ट्स हैं. यूनाइटेड पिछले 10 सालों में सिर्फ 2 UCL नॉकआउट टॉयज जीती है, इंक्लूडिंग एक जो UCL नॉकआउट गेम्स जीती है. अच्छा. एंड उसके बाद मैं आपको बताऊं कि क्यों. आई थिंक लास्ट 10 साल में इनके आउटसाइड टॉप 4 फिनिशेस 5 आई हैं. तो लास्ट 10 साल में आधी बार तो आपके टॉप 4 में भी नहीं आए. दैट मीन्स कि आधे टाइम आपने चैंपियंस लीग भी नहीं खेली, विच मीन्स कि आप यूरोपा लीग खेल रहे हो. तो आई थिंक जो कुछ नेसेसरी क्राइटेरियाज होते हैं फॉर अ क्लब टू बी कंसिडर्ड एज अ बिग क्लब, एंड ऑब्वियसली एज आई सेड हिस्टोरिकली बहुत बड़ा क्लब रहा ही है. बट अगर मैं करंटली बात करूं, करंटली मैं आई एम टेकिंग द लास्ट डेकेड भाई, 10 साल की बात कर रहा हूं मैं पिछले. अगर 10 साल में आप 5 बार ऐसा हुआ है कि आप चैंपियंस लीग में नहीं खेल रहे हो, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ डेटा टू शो कि यू आर नॉट अ बिग क्लब एनीमोर. भाई मेरा थोड़ा डिसएग्रीमेंट है यहाँ पे, और 3 सिंपल रीजंस है बहुत ज्यादा. ठीक है,
जो तुम कह रहे हो ना वो बेसिकली तुम बता रहे हो कि डाउनफॉल कैसे हुआ है इनका पिछले 10 सालों में, और उसकी वजह से क्यों लॉजिकली अभी इन लोगों को एक बड़े क्लब में कैटेगराइज नहीं करना चाहिए. राइट. बट अनफॉर्चुनेटली थिंग्स डोंट वर्क दैट वे. जो हिस्ट्री रही है वो कितने सालों की रही है? 80, 90, 100 पता नहीं कितने सालों की रही है, और तुम 10 साल की बात कर रहे हो. आई थिंक किसी भी क्लब का नैरेटिव चेंज करने के लिए ना सिर्फ एक डेकेड में नहीं होता वो. नहीं, ऑब्वियसली जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जिरोना मान लो ला लीगा जीत जाए, तो क्या हम कहेंगे कि अभी बड़ा क्लब बन गया है? नहीं ना. राइट. क्या अगले 10 साल तक 10 में से 5 बार वो लोग लीग जीत गए और बार्सिलोना जो है वो 5th 6th आ रही है, तो क्या वो बार्सिलोना से बड़ा क्लब बन जाएगी? नहीं ना, क्योंकि बार्सा की पूरी हिस्ट्री रही है. आई थिंक ये बिग क्लब है या नहीं है, ऐसे इतने मॉन्यूमेंटल नैरेटिव्स डिसाइड करने में ना कम से कम 50-100 साल लगते हैं. ओके. तब जाके नैरेटिव बदलता है. एक पूरा एरा लगता है. एक एरा मतलब एक पूरी समझ लो एक पूरी जेनरेशन. आई थिंक हमारी जनरेशन जब तक है तब तक तो वो छोटा क्लब नहीं हो सकता. ओके. सेकंड इसका एग्जांपल यही है कि जैसे अभी सुपर लीग की बात हो रही है, यूरोपियन सुपर लीग की, उसमें भी वो लेगेसी क्लब की कैटेगरी में आएंगे डिस्पाइट नॉट डिजर्विंग टू बी देयर, जो कि तुमने जैसे बता ही दिया कि भाई डिजर्व करते नहीं है परफॉर्मेंस के बेसिस पे, बट फिर भी वो लेगेसी क्लब्स में आ रहे हैं. क्यों आ रहे हैं? क्यों लापोर्ता और अपना पेरेस चाहते हैं कि वो यूनाइटेड को लेगेसी क्लब वाली कैटेगरी में रखें, जो आई थिंक स्टार लीग है सबसे ऊपर वाली है? क्योंकि वो जानते हैं भाई कि इनकी फैन फॉलोइंग अभी भी है, ये मार्केट में पैसा लेके आएंगे. एंड वही मेरा थर्ड पॉइंट भी है कि क्या कोई मैनेजर या कोई प्लेयर अभी मना करेगा यूनाइटेड को मैनेज करने से या यूनाइटेड के लिए खेलने से? नहीं करेगा भाई. अच्छा, आई थिंक कि मैनेजर्स और प्लेयर्स ने ऑलरेडी करना स्टार्ट कर दिया. देखो जो कर भी रहे ना वो बेसिकली पॉइंट ये है कि वो जानते हैं कि करंटली बहुत ज्यादा घिचपिच हो रखी है, बहुत अगली हो रखा है. राइट. तो वो बहुत ही एकदम इमीडिएट सिनेरियो के बेसिस पे रिएक्ट कर रहे हैं. बट तुम वैसे सोचो, मतलब इफ थिंग्स आर नॉट इवन दैट रोजी बट स्टिल क्लब इज सर्वाइविंग, किसी के पास ऑफर आता है कि तुम्हें यूनाइटेड को हैंडल करने का मौका मिल रहा है, कोई मना थोड़ी करेगा भाई. उनके रिज्यूमे में एक बहुत बड़ा ये वो है टिक मार्क है कि मैंने एक बड़े क्लब को मैनेज करके दिया. वहां पे चाहे जो भी हो रहा हो, चाहे वहां पे जाते उनको कंडीशन समझ में आ गई हो कि बहुत बेकार थी, बट द प्लेयर्स एंड एज वेल एज द मैनेजर्स, आई थिंक वो 3-4 क्लब्स होते हैं जैसे मैड्रिड, बार्सिलोना, यूनाइटेड, ये इस टाइप के जो क्लब्स हैं ना ये अल्टीमेट पेडिग्री पे आते हैं. तो वो चीज 10 साल से चेंज नहीं होने वाली वो. अच्छा, आई थिंक कि ये जो भी चीज़ बोली, आई थिंक दिस इज फेयर टू से आइडियली, एंड जो मीडिया उन लोगों ने सॉर्ट ऑफ रेलेवेंट रखा हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, विच इज ऑब्वियसली ट्रू. आई थिंक मेरा जो पॉइंट था दैट इज मोर बेस्ड ऑन स्पोर्टिंग एस्पेक्ट, कि आप लोग परफॉर्म कैसे. पर वही पॉइंट है ना कि कोई भी क्लब बड़ा या छोटा स्पोर्टिंग एस्पेक्ट से नहीं होता सिर्फ. एंड मेरे को लगता है कि ये जो चीज़ थी कि उसको 80-90 साल लेंगे चेंज होने में नैरेटिव को, अभी 2013 तक पिछले 10 साल में सिटी वॉज नॉट कंसिडर्ड बिग क्लब. इस टाइम पे सब लोग जानते हैं सिटी बहुत बड़ा क्लब है, प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड. आई थिंक कि ये जो भी नैरेटिव है ये इज इट कंसिडर्ड अ बिगर क्लब देन यूनाइटेड? आई थिंक करेंटली एट द मोमेंट इट इज. वो परफॉर्मेंस के बेसिस ट्रू नहीं, बट आई थिंक परफॉर्मेंस, अगर तुम टॉप 3 क्लब्स बोल रहे हो यूरोप के, टॉप 3 क्लब्स कौन से होंगे राइट नाउ? आई थिंक सिटी होगा उसमें अबव यूनाइटेड. आई डोंट थिंक सो भाई. मैं कह रहा हूँ कि मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि आई थिंक ये जो भी नैरेटिव है ये स्पोर्टिंग बेसिस पे चेंज होता है. जो लोग कहते हैं अभी न्यूकासल टॉप 4 आने लग जाएगी अभी 5 साल में, अगर इन लोगों को टॉप 4 लगातार आने लग गए तो वो कह देंगे कि न्यूकासल भी बड़ा क्लब है. नहीं, but would it be bigger than Chelsea and Arsenal? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो आप हिस्टोरिकली कह रहे हो वही ना, एंड वो मीडिया आ जाती है, PR आ जाती है, वहाँ पे सब चीजें मिला के आप कहते हो. बट आई थिंक ये जो भी नैरेटिव होता है कि एक बड़ा क्लब है एक छोटा क्लब है, ये लेजिट विद इन अ फ्यू सीजंस चेंज होता है. और मतलब एक मेरा डिसएग्रीमेंट इसमें इसलिए भी क्योंकि आई थिंक सिटी का जो भी कुछ है ना उसमें बहुत बड़ा हाथ गॉर्डियोला का भी है. हाँ ट्रू. अगर गॉर्डियोला जिस दिन सिटी को छोड़ देगा ना, चाहे वो कितने भी टाइटल जीत रहे हो, लोग फिर भी यूनाइटेड को प्रेफर करेंगे इन माय ओपिनियन. ओके. आई थिंक गॉर्डियोला, व्हेन यू लिटरली हैव द बेस्ट मैनेजर, तो फिर तो लोग ऑफ कोर्स बाकी चीजें इग्नोर करके आ ही जाएंगे ना वहां पे खेलने के लिए. आई थिंक अगर टाइटल जीत रही है तो दे विल रिगार्डलेस गॉर्डियोला है या नहीं, वो लोग आएंगे ही आएंगे. मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी अगर हम लोग बात करें किससे ज्यादा हेरिटेज है, कौन ज्यादा एक बड़ा रिनाउंड क्लब है, आई थिंक इट इज यूनाइटेड. नहीं, यूनाइटेड हैज द स्ट्रीट्स बट सिटी वोंट है. बट आई थिंक ये जो भी बिग क्लब वाला क्राइटेरिया, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपकी हिस्टोरिकल लेगेसी क्या है. दैट इज व्हाई दे आर सेइंग इट इज नॉट अ बिग क्लब एनी मोर. यार वही बहुत है ना कि क्या बिग क्लब सिर्फ स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस के बेसिस पे बनता है? हाँ या ना? नहीं ना. तो और तुम्हारा पूरा आर्गुमेंट से स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो तुम खुद ही को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो फिर. मैं आगे मेरा वही पॉइंट रहेगा कि ये जो भी हम लोग कहते हैं कि बिग क्लब क्या है,
I think the reason why they said it is not a big club anymore because it does not carry that stature ultimately जो पहले था उसका. नहीं पहले जो था वो अब नहीं करता, वो डिमिनिश हुआ ही है, बट इट इज स्टिल मच बिगर देन मोस्ट ऑफ द क्लब्स. मैं वही कह रहा हूँ, एनीमोर का मतलब राइट नाउ 2024 में अगर किसी प्लेयर को सिटी जाना है, यूनाइटेड जाना है, वो किसे प्रेफर करेंगे? सिटी को. किसी मैनेजर को जाना है, सिटी में जाना है, यूनाइटेड में जाना है, किसे प्रेफर करेंगे? वहां पे. किसी सीईओ को जाना है, किसी को इन्वेस्ट करना है, वो किसे प्रेफर करेंगे? अपना वहां पे. और अभी सिटी की सीईओ कौन है वो जिसको उसने वहां पे छोड़ दिया, यूनाइटेड ज्वाइन कर लिया? हाँ, वो यूनाइटेड ज्वाइन कर लिया. देख रहे हो ना फिर तुम, वो पैसा ज्यादा मिला होगा ना उससे. भाई जो भी है भाई, डू यू रियली थिंक सिटी के से ज्यादा पैसा यूनाइटेड के पास है? सिटी ज्यादा पैसा यूनाइटेड के पास है? नहीं, दे वोंट बी विलिंग टू स्पेंड दैट मच ना. चलो जो भी है, इवन ऐसे तो मैं प्लेयर्स का बहुत नाम बता दूं जिन लोगों ने सिटी को प्रेफर करा अल्टीमेटली. जैक ग्रीलिश वाज अ यूनाइटेड प्लेयर, उसको उसने वहां पे प्रेफर करा. रोनाल्डो ने तो यूनाइटेड प्रेफर करा. हां, रोनाल्डो ने तो वो तो पागल है भाई. वो भी वैसे सिटी कर रहा था भाई इनिशियली, बट एलेक्स फर्गसन ने चेंज कर दिया. बट आई स्टिल थिंक कि अगर सिर्फ 2024 की बात करें, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि राइट नाउ इट इज नॉट अ बिग क्लब एनीमोर. 2024 में इट इज नॉट. मेरे को तो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा. मैं तो ये कहूंगा कि ऑन फील्ड इट इज नॉट अ बिग क्लब, बट इफ यू आर टेलिंग मी कि इट इज नॉट अ बिग क्लब वैसे इन जनरल इन 2024, तो आई फर्मली डिसएग्री. मतलब ये कंपैरिजन नहीं चल रहा कि कौन बिगर है कौन स्मॉलर है, बस क्या वो बिग क्लब है कि नहीं, सिर्फ इतने पे स्टेटमेंट है. तो इट इज अ बिग क्लब भाई. तुम अभी भी टॉप 3 में कंसिडर करोगे, टॉप 3-4 में ना. टॉप 5 क्लब्स इन यूरोप अभी इस वक्त कौन से? रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल. अगेन मैं वही कहूंगा कि अगर पैसों की मीडिया वगैरह कंसिडर करें तो मे बी यूनाइटेड ना 5वीं यूनाइटेड ही होगी. आई थिंक अबव लिवरपूल आएगी अभी. यार बड़ा वो है फिर. मतलब हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग स्पोर्टिंग को बिल्कुल ही हटा दें. जैसा अभी तुमने मुझसे कहा कि तुम सिर्फ स्पोर्टिंग को लेके चल रहे हो, जो हम लोग यूनाइटेड के लिए कह रहे हैं वो सिर्फ मीडिया के बेसिस पे है. मेजरली मीडिया के बेसिस पे. स्पोर्टिंग में तो एवरीथिंग पॉइंट्स टू द डायरेक्शन कि इट इज नॉट अ बिग क्लब एनीमोर. एक्चुअली पॉइंट क्या है ना कि स्पोर्टिंग एस्पेक्ट जो होता है वो हर साल बदल रहा है, क्योंकि हर सीजन होता है, परफॉर्मेंस कैसे हो रही है वो अपडेट हो रही है. पर मैं 10 साल का वो दे रहा हूँ. पॉइंट वही है कि स्पोर्टिंग एस्पेक्ट जो है ना किसी क्लब का, वो इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जैसे कि 10 साल है, ये शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है. जब तुम 100 साल से कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा वेरिएबल कोई फैक्टर है वो आपकी स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस है. तो इसीलिए उसकी इंपॉर्टेंस भी सबसे कम ही होगी. राइट. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपकी उस पॉइंट तक आने से पहले के 100 साल की हिस्ट्री, हेरिटेज, कल्चर, फैन एंगेजमेंट, क्या स्ट्रीट्स आपके पास है कि नहीं, किस प्लेयर किन किन लेजेंड्स ने आपके लिए खेला है, वो भी बहुत मैटर करता है भाई. रोनाल्डो ने यूनाइटेड को रिप्रेजेंट करा है. आधा इंडिया आज यूनाइटेड को इसीलिए जानता है, राइट, हमारी जनरेशन में, क्योंकि उन्होंने बचपन में वो क्या था AIG वाली जो उसकी टी शर्ट थी, उसमें रोनाल्डो खेलते हुए देखा हुआ है. तो आई थिंक वो चीजें ज्यादा मैटर करती हैं फॉर अ फैन टू कन्विंस हिमसेल्फ कि मैं इस चीज को फॉलो करूंगा. अब जो बच्चे 5-6 साल के, वो शायद इस वक्त सिटी की तरफ ज्यादा डाइग्रेस करेंगे, बट क्या पता जब वो बड़े होंगे तो उनको पता चलेगा कि भाई यूनाइटेड की हिस्ट्री कैसी है, शायद वो भी चेंज हो रहा है. सो आई थिंक स्पोर्टिंग चीज एक ऐसे एस्पेक्ट है जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है आपके बिग क्लब स्टेटस को, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 50, 60, 70 ईयर्स. ओके. वरना तब तक हमेशा आपका पहले का हेरिटेज, मीडिया नैरेटिव, वो सब आपको ओवरराइड करता ही रहेगा. यूनाइटेड का अभी भी देख लो यार, मतलब कितना घटिया खेलें 10 साल से, तुम कह ही रहे हो, फिर भी लोग आ ही जाते हैं ना यूनाइटेड में मैनेज करने के लिए. क्यों ही आ रहे हैं? क्योंकि बस सुना हुआ है कि हाँ भाई नाम था यार, अपने टाइम पे टीम तो थी भाई, मैनेज करने तो आएंगे ही लोग. जैसे बारसा का ही ले लो, जब वो इतना स्ट्रगल कर रहे थे, लोग फ्री में क्यों आ रहे खेलने के लिए? इसीलिए तो आ रहे क्योंकि बारसा है भाई. लॉजिकली कोई सेंस था लेवेंडोस्की, गुंडोगान वगैरह का? गुंडोगान सिटी को छोड़ के आएगा भाई बारसा. कहाँ है सिटी, कहाँ बारसा है? तो बट बारसा इज अ बिगर क्लब क्वाइट फ्रैंकली. तो वो क्यों है? वो परफॉर्मेंसेस की वजह से थोड़ी है पिछले 5 साल की, वो तो घटिया है बहुत ज्यादा. राइट. इट इज द हेरिटेज. बट एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट थोड़ा ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, व्हिच इज फीमेल रेफरीज इन मेंस फुटबॉल शुड बी स्क्रैप्ड. ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, तो पहले ध्यान से आर्गुमेंट सुनना, उसके बाद सब लोग अपना वेंट आउट जैसे करना है वो करना कमेंट सेक्शन में. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू थिंक, इज दिस ट्रू? अभी हम लोगों ने रिसेंटली जब ये शूट हो रहा है पॉडकास्ट से कुछ टाइम पहले, हमने रियाद कप का वो देखा था, अल हिलाल वर्सेस इंटर मियामी. एंड उस पॉडकास्ट को भी मैं लिंक कर दूंगा, आपको मिल जाएगा अभी डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड्स में दिख जाएगा कहीं पे. उसमें भी हमने ब्रेकडाउन किया था कैसे इतनी गंदी रेफरिंग हुई थी जब वो सुआरेस का ऑफसाइड गोल दे दिया गया था, मेसी को 2-3 फालतू के फाउल दे दिए गए थे. एंड इट वाज क्वाइट अनोइंग टू सी द लेवल ऑफ रेफरिंग. एंड उसमें सबसे बड़ा पॉइंट हमारा ये था कि एक मेल रेफरी अगर बुरा करता है, कुछ डिसीजन गलत लेता है, तो प्लेयर्स कैन चैलेंज हिम हेड ऑन
चाहे वो फिजिकली कन्फ्रंट, मतलब फिजिकली तो कन्फ्रंट नहीं कर सकते, बट हाँ वर्बली कन्फ्रंट करके अपना डिसेंट दिखा सकते हैं, जिससे कि फिर एटलीस्ट रेफरी इतना तो इन्फ्लुएंस हो कि वो वीआर पे जाके चेक करे। अगर तुम्हारे सामने एक फीमेल रेफरी है, क्या तुम वो चीज़ कर सकते हो? नहीं, तुम्हारा कॉन्शियंस अलाउ करेगा तुम्हें? आइडियली तुम्हें करना चाहिए, बिकॉज यू आर भाई, अगर इक्वालिटी की बात चल रही है और वो हमारा मेंस मैच रिप्रेजेंट करें, देन बी प्रिपेयर्ड टू बी फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज एज अ मेल रेफरी ऑल्सो। राइट, बट एज अ मेल फुटबॉलर क्या तुम्हारी कॉन्शियंस अलाउ करेगी कि तुम उस फीमेल रेफरी को उस तरीके से कन्फ्रंट कर पाओ? नहीं, जितने अग्रेशन के साथ तुम एक मेल रेफरी को करोगे। आई थिंक सबसे बड़ा अनकंफर्टेबल पॉइंट मेरे लिए यहाँ पे यही आता है। सेम, अगर मैं फील्ड पे हूँ, मैं क्रिकेट भी खेल रहा हूँ और सामने एक फीमेल अंपायर है, मैं उससे उतनी बहस नहीं कर सकता। क्रिकेट में तो चलो वैसे बहस करने भी नहीं देते, वो तो फिर तुम्हें डीमेरिट पॉइंट ही दे दिया जाएगा जेंटलमैन्स गेम के नाम पे। बट यू गेट व्हाट आई एम सेइंग कि बेसिकली जो एक बंदा इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी है, उससे आर्ग्यूमेंट और उसको क्वेश्चन करना ज़्यादा कंफर्टेबल कब होगा? जब सेम जेंडर के लोग होंगे। राइट। तो आई थिंक सबसे बड़ा पॉइंट दैट गोज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ फीमेल रेफरीज इन मेंस फुटबॉल इज द फैक्ट कि आप एज अ मैन आप एक फीमेल को उतना ज़्यादा कन्फ्रंट वैसे कैसे करोगे भाई, जिस तरीके से आप किसी मेल रेफरी को करते हैं। बट हाँ, कैरी ऑन। आई थिंक कुछ एग्जांपल्स पहली बात तो मैं बता दूं। पहली बार जब किसी मेंस वर्ल्ड कप में किसी वुमेन रेफरी को बनाया गया था, हर नेम वाज स्टेफनी फ्रैपार्ट। अभी 2022 वर्ल्ड कप में जर्मनी वर्सेस कोस्टा रिका का मैच था, उसमें पहली बार किसी मेंस वर्ल्ड कप में किसी फीमेल रेफरी रेफ करा था। एंड फिर एक और मैं एग्जांपल दूंगा, प्रीमियर लीग में जब पहली बार फीमेल रेफरी आई थी, दैट वाज इन 2023 ओनली। अभी बर्नली और फुलहैम का मैच था जिसमें बर्नली 2-0 जीत गई थी, वहां पे फीमेल रेफरी थी एंड उधर भी उसको काफी बूज मिले थे एंड पीपल वर काइंड ऑफ चैंटिंग यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, ऐसे कुछ करके कह रहे थे। अच्छी नहीं गई थी रेफरी? नहीं, कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजंस हुए थे। एंड फिर एज यू सेड कि रियाद कप, जो रियाद सीजन कप था जिसमें अपनी तीनों टीम्स खेली थी, उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। हम एज अ व्यूअर्स भी बता रहे हैं, हमें काफी फ्रस्ट्रेटिंग लगा। मैं तो बहुत अनॉयड था, बहुत अनॉयड चीज थी। एंड एज यू सेड कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है कन्फ्रंट करना। वी सॉ वहां पे बुस्केट, सुआरेज, मेसी इवन बाद में जाके वो करने की ट्राई कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे थे। मेसी पहले सुआरेज को रोक रहा था जब सुआरेज चढ़ा हुआ था उस रेफरी के ऊपर, तो मेसी कहता कोई बात नहीं, जाने दे, हंस रहा था थोड़ा सा। राइट। बट फिर मेसी भी इवेंचुअली थोड़ा उस टाइप का हो गया था कि भाई क्या ही चल रहा है, ये कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है क्या रेफरी? एग्जैक्टली। एंड इस चीज के बारे में अगेंस्ट या प्रो में जाने के लिए मैंने काफी आर्टिकल सर्च करे, बट फ्रैंकली बहुत आर्टिकल्स हैं नहीं गूगल पे। नहीं, कोई करेगा भी नहीं ना, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल। एग्जैक्टली। तो कुछ ऐसा खास देखने को मिला नहीं। तो जो भी चीज़ हम बता रहे हैं एज एन एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि हमने जब वो मैचेस देखे तो हमें कैसी चीज़ वो लगी। जो लोग अभी कहेंगे कि लोग मेन जो रेफरीज होते हैं वो भी तो जाके वुमेन्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ था अभी वुमेन का, उसमें इट वाज एन ऑल फीमेल वर्ल्ड कप। एक नहीं, वो मैं बताता हूँ क्या, 1995 वर्ल्ड कप से मेंस रेफरी बैन है। हाँ, फीमेल रूल आ गया है फीफा का। जो मेन रेफरीज होते हैं वो सिर्फ वीआर रूम्स में होते हैं, ऑन ग्राउंड कोई मेल रेफरी आ ही नहीं सकता। राइट। तो बेसिकली यहाँ पे पहला पॉइंट ये कि 2022 वर्ल्ड कप में जो कतर में हुआ था मेंस का, वहां पे तो फीमेल रेफरीज थे, बट फीमेल वर्ल्ड कप्स में, वुमेन्स वर्ल्ड कप में मेल रेफरीज नहीं जा सकते। 2023 वर्ल्ड कप में कोई भी नहीं था ऑफिशियल रूम में, वार ऑफिशियल रूम में भी नहीं थे लड़के। ये क्या तुम श्योर हो? हाँ, ऑल फीमेल पहला वर्ल्ड कप हुआ था ये। तो बेसिकली यहाँ पे पहली बात मैं ये बता दूं कि जो लोग इक्वालिटी वाली आर्ग्यूमेंट बना रहे होते हैं, ये इक्वालिटी नहीं है। तो वो आर्ग्यूमेंट तो मैं पहले डिकंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे बात इक्विटी की हो रही है, इक्वालिटी की नहीं हो रही है। जिनको नहीं पता, मैं स्पून फीड नहीं करूंगा, जाके सर्च करो और अंडरस्टैंड करो इक्विटी और इक्वालिटी के बीच में फर्क क्या होता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या करा जा रहा है कि क्योंकि वुमेन रेफरीज का जो रिप्रेजेंटेशन है फुटबॉल में वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू मेन रेफरीज। तो एक सेम लेवल पे आने के लिए फीमेल रेफरीज को थोड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी उस लेवल पे आ पाए। विच मीन्स कि कुछ मेल रेफरीज का अपॉर्चुनिटीज कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं और वो दी जा रही है फीमेल रेफरीज को, डिस्पाइट देम बीइंग बेटर राइट नाउ। उसके ऊपर मैं भी आऊंगा। Okay. तो बेसिकली यहाँ पे इक्वालिटी तो नहीं है। इक्वालिटी तब होता है जब मान लो 2 चांसेस हैं तो एक चांस एक मेल रेफरी को मिला, एक फीमेल को मिला। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10 हैं तो उसमें से 7 फीमेल के पास जा रहे हैं, 10 मतलब 7 नहीं 6 चलो वहां जा रहे हैं, 4 अपने मेल रेफरीज के पास जा रहे हैं। तो इक्वालिटी वाला सीन होगा तो यहाँ पे फीमेल रेफरीज का ही घाटा है। पहली बात तो ये, बिकॉज दे आर गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज एंड लॉस थोड़े उनके फेवर में कर रखे हैं, जिससे कि वो मेन्स गेम में आ सकते हैं, लेकिन मेल रेफरीज वुमेन्स गेम में नहीं जा सकते।
तो इक्वालिटी वाली आर्ग्यूमेंट गई। आई होप यहाँ पे कोई मतलब कोई ज़्यादा वोक है तो वो रोएगा नहीं इस बात में। दूसरी बात, अब हम लोग आते हैं जो कि सेकंड पॉइंट बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, जो कि मैंने पहले बोल ही दिया है कि अनकंफर्टेबल बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आई थिंक जितने भी लड़के यहाँ पे देख रहे हैं वो खुद भी समझ जाएंगे। हाँ। तीसरी बात अब जो यहाँ पे आती है वो है मेरिट ओवर कोटा वाली। यहाँ पे उल्टा सीन है, कोटा ओवर मेरिट चल रहा है, मेरिटोक्रेसी नहीं है यहाँ पे। वाई? बिकॉज अगर आपको कुछ रिप्रेजेंटेशन फीमेल रेफरीज को देना ही देना है इन अ मेंस गेम, आई वुड बी सरप्राइज अगर यही चीज इन लोगों ने जानबूझ के 2022 वर्ल्ड कप में भी करी थी तो। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल 6 सीट्स रिजर्व्ड है अपनी फीमेल रेफरीज के लिए एंड 4 सीट्स रिजर्व्ड है अपनी मेल रेफरीज के लिए, ठीक है। जो अगर 5-5 होती तो जो 5वां मेल रेफरी होता उसकी जगह पे यहाँ पे एक फीमेल रेफरी को लाया गया। समझ रहा, आई होप सबको समझ में आ रहा है। मान लो 5वां जो मेल रेफरी था दैट वाज मेरिट के बेसिस पे मोर क्वालिफाइड दैन दैट फीमेल रेफरी, 6th फीमेल रेफरी, राइट। बट 6th फीमेल रेफरी को क्यों लिया गया? बिकॉज 6 सीट्स उनको जानी है। तो मेरिटोक्रेसी नहीं है यहाँ पे, एंड आई थिंक वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसको कैसे टैकल करोगे भाई? आई थिंक टैकल इसको कर नहीं सकते जब तक रूल्स वैसे नहीं बनाओगे। ये जो रूल बनाया गया वो एज यू सेड इसलिए बनाया गया ताकि वो वुमेन्स रेफरिंग का भी लेवल उस ऊपर तक आ पाए। बट क्या आप उसको ऊपर लाने के चक्कर में पहली बात जो ज्यादा डिजर्विंग लोग हैं, वेदर इट बी फीमेल और मेल, क्या आप उनकी पोजीशन खा रहे हो फर्स्टली, एंड सेकेंडली क्या वो एक्चुअली में इतने क्वालिफाइड हैं कि ऊपर कर सकते हैं? क्योंकि जब भी ये चीज वुमेन्स रेफरी हम लोग देखते हैं कहीं ना कुछ गड़बड़ तो होती है। एंड वेरी ऑनेस्टली जब ये मेंस फुटबॉल और वुमेन्स फुटबॉल अलग रखा गया ना, किसी रीजन से अलग रखा गया, वी ऑल नो कि वुमेन्स फुटबॉल का लेवल मेंस फुटबॉल से काफी नीचे इस टाइम पे, नॉट इवन क्लोज। तो देयर इज अ रीजन फॉर दैट, एंड इसलिए आई थिंक ये जो भी वुमेन्स रेफरीज को भी जो जगह मिलनी चाहिए, जो चांस मिलनी चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, वो अपने गेम में ही मिलनी चाहिए। वो इधर कोइंसाइड नहीं करनी चाहिए दोनों चीजें। और यहीं पे मैं 2 पॉइंट्स इन फेवर ऑफ फीमेल रेफरीज भी रखूंगा टू कवर बोथ द साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट। नंबर 1 इज कि जो लोग कहेंगे कि भाई फिर मेल रेफरीज को फीमेल गेम्स में क्यों लेके आते हो तुम वुमेन्स गेम में, तो आई थिंक वो भी गलत है। वुमेन्स गेम कोई हो रहा है, वुमेन्स फुटबॉल का कोई गेम हो रहा है, तो उसमें सारे रेफरीज फीमेल ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेंस गेम में सारे रेफरीज मेंस होने चाहिए तो वहां पर भी वैसा ही होना चाहिए। देयर इज नो नीड टू हैव मेल रेफरीज इवन इन द VAR रूम्स। भाई बनाओ ना लड़कियों से, उनको वो एक्सपोजर तो दो। वो एक्सपोजर उनको मेंस गेम में देने की जगह अपने गेम में थोड़ी रिस्पेक्ट दे दो उनको, राइट। तो आई थिंक वहां पर भी एक ऑल फीमेल स्टाफ होनी चाहिए, चाहे वो ऑन द फील्ड हो चाहे वो ऑफ द फील्ड हो। पहला पॉइंट तो ये। तो अगर कोई ऐसा मेल रेफरी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन अगर किसी फीमेल रेफरी का मेरिट खा रहा है, कोई सीट खा रहा है इन वुमेन्स गेम, आई थिंक वो भी सही नहीं है। लेट्स सेपरेट द टू, वो ओवरलैप करने का जरूरत ही नहीं है। सेकेंड पॉइंट ये जो होगा बेसिकली जो लोग कहेंगे विच इज कि यार अगर हम लोग को फीमेल रेफरीज का प्रोग्रेस फास्ट ट्रैक करना है तो बेस्ट तरीका क्या है? उनको एक्सपोजर देना, और मेंस गेम से ज़्यादा एक्सपोजर कहाँ ही मिलेगा? तो शायद एक शॉर्ट टर्म के लिए उनको थोड़ा एक्सपोजर लेने दो मेंस गेम में। हाउ डू यू काउंटर दैट आर्गुमेंट? आई थिंक ये चीज उनके अभी नेगेटिव उनके उसमें जा रही है। क्योंकि जब भी जितने भी इंस्टेंसेस हुए दे आर कॉन्स्टेंटली गेटिंग बूड। अभी ये रियाद का मामला ले ले, वहां पे एवरी फैन वाज फ्रस्ट्रेटेड कि क्या चल रहा है यहाँ पे। जो अभी मैंने एग्जांपल दिया प्रीमियर लीग में जब रेफरिंग हुई थी वहां पे तो बू किया गया था लिटरली। पीपल वर शाउटिंग वर्ड्स लाइक यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। सो आई थिंक ये जो भी लाने की कोशिश करी जा रही है इट इज अ वेरी डिमोरलाइजिंग फैक्टर भाई। अगर आप एज अ रेफरी भी गेम को कंट्रोल में नहीं ला पा रहे एंड पूरा क्राउड आपके पीछे चिल्ला रहा है कि यू डोंट नो व्हाट यू डूइंग, तो वो डिमोरलाइजिंग फैक्टर तो है ही। तो ये जो आप एक्सपोजर की बात कर रहे हो ये आई थिंक एक अगेंस्ट भी प्ले कर सकती है उसके। तो आई थिंक ये जो इस टाइम पे वुमेन्स फुटबॉल या वुमेन्स स्पोर्ट इन जनरल, इफ दे आर नॉट एट दैट लेवल दे नीड एनकरेजमेंट। नहीं, पर पॉइंट वही है ना, वो एनकरेजमेंट तभी तो आएगा ना। वो गलतियां तो करेंगी अगर पहली बार इतने बड़े गेम में खेल रही है तो वो भी तो इंसान ही है। मैं यही पे कहूंगा कि ये जो भी मैचेस चल रहे हैं प्रोफेशनल लेवल पे चल रहे हैं, यहाँ पे थिंग्स आर एट स्टेक भाई। लोग ये पॉइंट है। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला तुमने कि हम लोग फीमेल रेफरी के साथ एम्पैथाइज तो कर रहे हैं यहाँ पे कि बेचारी पहली बार आ रही है तो गलतियां तो करेंगी, बट क्या हम उस क्लब के साथ एम्पैथाइज ना करें जिसके 3 पॉइंट खा गए उसके चक्कर में वो, और उनके ऊपर कितने बड़े फाइनेंशियल इंप्लीकेशन हो सकते हैं उसके चक्कर में। एग्जैक्टली कि वो मान लो 3 पॉइंट की वजह से लीग टाइटल नहीं जीते या फिर रेलीगेट हो गए मान लो एंड में आके, तो मैं पता उनके लिए कितना पूरा अगला साल खराब होने वाला है। राइट। तो किससे तुम ज्यादा एम्पैथाइज करोगे यहाँ पे? तुम जस्ट तुम्हें वो विक्टिम कार्ड खेल के अगर तुम्हें एक साइड लेनी है तो वो भी सही नहीं है। जस्ट बिकॉज आपको कुछ इंडिविजुअल्स को चांस देना था उसके चक्कर में आपने क्लब डुबा दिए पूरे। एंड इस टाइम पे तो हम देख रहे हैं क्लब की क्या हालत है भाई। एक बार टॉप 4 नहीं आए तो वहाँ पे वो बैंक्रप्सी की स्टेज पे आ जा रहे हैं। तो आई थिंक कि
एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू रियलाइज कि इवन वुमेन जितनी भी रेफरीज हैं, दे हैव टू रियलाइज कि थिंग्स आर एट स्टेक भाई. मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे. एंड अगर आपको चांस दिया जा रहा है यहाँ पे, आप गलती कर सकते हो, बट इतनी मैसिव गलती नहीं कर सकते. क्योंकि थिंग्स आर, एज आई सेड, थिंग्स आर एट स्टेक यहाँ पे. तो जब मरने जीने का वो सवाल होता है, तो आई थिंक यहाँ पे जस्ट बिकॉज आपको इंट्रोड्यूस करना है गेम में, उनका लेवल बढ़ाना है, तुरंत जल्दी एक्सपोजर मिल जाए इस चक्कर में, भाई बाकी लोग डूब जाएंगे उसके चक्कर में. तो क्या सोल्यूशन क्या है इसका? आई थिंक सोल्यूशन सिर्फ वही है, दोनों लोगों को एकदम रिस्ट्रिक्ट करके रखो अपने अपने स्पोर्ट्स में. लड़कों को लड़कियों वाले गेम में नहीं आना चाहिए, लड़कियों को लड़कों वाले गेम में नहीं आना चाहिए. लेट बोथ द लाइक वुमेन स्पोर्ट्स एंड मेन स्पोर्ट्स दोनों को इंडिविजुअली ग्रो करने दो. एंड आई थिंक वही तरीका है, क्योंकि एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक इट इज, मतलब कोई चांस ही नहीं है कि इस चीज को मैं सही भी कह सकता हूँ कि इनको अलाउ कर दो. कोई चांस नहीं है भाई. आई थिंक आई एम टोटली अगेंस्ट इट. मैं थोड़ा सा भी सुनने को रेडी भी नहीं हूँ कि दूसरी वो क्या है, क्योंकि आई थिंक दिस इज टोटली अनफेयर राइट नाउ. तो मेरे हिसाब से तो दोनों चीजों को अलग अलग रखो एंड लेट देम ग्रो इंडिविजुअली. मैं भी आई एम आल्सो टेम्प्टेड टू से कि सबसे बढ़िया सोल्यूशन यही है कि लेट्स कीप देम सेपरेट, बिकॉज फीमेल रेफरीज या फीमेल फुटबॉलर्स को मेंस फुटबॉल के स्टैंडर्ड्स पे अकाउंटेबल होल्ड करना भी गलत है, अनफेयर है. बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली उनका गेम अभी उस लेवल पे आया भी नहीं है एंड फिजिकली उतने केपेबल भी नहीं है. इट्स अ बायोलॉजिकल फैक्ट. तो लेट देम कम्पीट विद देयर स्टैंडर्ड्स. उनको अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स देने का भी सेंस नहीं है, वो उनके लिए अनफेयर है. तो इट्स बेस्ट कि दोनों को अलग अलग ही रखा जाए. एंड इसमें फालतू में वो वोकिज्म और इंक्लूसिविटी एंड वो जेंडर डिबेट को लाकर दोनों चीज़ों को मर्ज करना, आई थिंक ये मतलब सोशल मीडिया पे एंड पब्लिक गुडविल बनाने के लिए सुनने में आइडियलिस्टिकली बहुत अच्छा लगता है, बट ऑन ग्राउंड कितना ये फीजिबल है वो सबको दिख ही जाता है. राइट. सो मतलब वही है कि शायद हार्श लगेगा सुनने में, बट दिस इज द हार्श रियलिटी. एग्जैक्टली. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अनपॉपुलर ओपिनियन, व्हिच इज Rashford is the most underrated player or overrated player of this generation. Underrated कैसे बोल दिया भाई मैंने? Overrated player of this generation. Now भाई यहाँ पे मजा आएगा बात करने में, क्योंकि I am totally in this favor. आई थिंक कि बहुत सबसे ज्यादा ओवररेटेड प्लेयर है ये इस टाइम पे. 2-3 साल पहले तक मुझसे पूछा जाता तो मेरा शायद आंसर कुछ अलग होता. बस ही इज स्टिल ओनली 26. भाई he is 26. मतलब but he still has good. He has a long way to go, but he is not even near to achieve, not even close to achieving his potential. And जो irresponsibility देखने को मिली है हमें उसकी साइड से, I think that needs to be called out. And सबसे पहले I think I would urge all the United fans to look at things with open eyes. समझो कि क्या चीज एक्चुअली आपकी फेवर में, क्या चीज आपके अगेंस्ट है, क्योंकि वो लेजेंड एक गोल मारता है लोग पागल हो जाते हैं भाई उसके पीछे. Yeah. Here's why I think this debate is much more complex than what may seem on the surface. आज के टाइम में मार्केट इतना इन्फ्लेटेड है, लिटरली एवरी अदर गाय इज गेटिंग 100 million ट्रांसफर फी. राइट. तो इट इज वेरी इजी टू कॉल एनी प्लेयर ओवररेटेड राइट नाउ. ओके. एंड सो इतना ब्लैक एंड व्हाइट में हम नहीं बोल सकते कि रैशवर्ड ही से एक सबसे मोस्ट ओवररेटेड प्लेयर है, बिकॉज क्या तुम मुझे कह रहे हो कि मुद्रिक 100 million डिजर्व करता था? मैं वही कह रहा हूँ. आई थिंक मेरे पैसे से लेने देना है ही नहीं इसका. बट पैसे इज अ बिग फैक्टर. It can be a big factor, but ultimately we have to realize कि कोई भी प्लेयर जो अपनी प्राइस डिसाइड नहीं करता, मार्केट डिसाइड करता है. ट्रू, बट उसकी वजह से तो प्लेयर ओवररेटेड अंडररेटेड भी बनता है ना. अगर उसके मार्केट ने डिसाइड करी प्राइस की 100 million की होने वाली है, तो कर दे परफॉर्म उस लेवल का कि जस्टिफाई भी कर दे उस प्राइस को. वो तो उसके हाथ में ही है ना. प्राइस उसके हाथ में नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस तो उसके हाथ में है. तो वो भी तो नहीं करा ना. आई थिंक ये चीज तब कह सकते हैं जब किसी प्लेयर की एक्चुअली वो फीस हो रखी हो. रैशवर्ड तो कहीं गया नहीं, वो तो अकेडमी से आके यूनाइटेड में ही खेल रहा है तब से. तो तुम्हें लगता है 100 million में बिकेगा अगर रहेगा तो मार्केट में? नहीं. तो फिर वही ना. नहीं, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, 100 million में बिकेगा नहीं, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता. उसकी पीआर कैसी है, मीडिया से कैसे ट्रीट कर रही है, फैंस उससे कैसे ट्रीट कर रहे हैं. आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स हिम ओवररेटेड और अंडररेटेड. डोंट यू थिंक दैट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू इंग्लैंड? आई थिंक वो हर जगह है यार. किसी भी प्लेयर को हम लोग किसी बाहर के क्लब में भी देखें, अगर अभी जूड बेलिंगहम आके परफॉर्म नहीं कर रहा होता, ये थोड़ा कम परफॉर्म कर रहा होता, लोग उसे भी ओवररेटेड कह देते. क्या तुम्हें लगता है रैशवर्ड किसी और क्लब में होता तो उसको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता मीडिया से और क्लब से और मैनेजमेंट से? आई थिंक मीडिया से तो मिलता भाई, घंटा मिलता. नहीं, आई थिंक मीडिया से तो मिलता. अगर वो ला लीगा में बारसा या फिर रियाल से खेल रहा, तुम्हें लगता है उसको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता पीआर का? नहीं, तो इंग्लिश मीडिया तो उसे वैसे ही ट्रीट करेगी ना, चाहे कहीं पे भी हो. केन भी अगर बायर्न में जाके परफॉर्म नहीं कर रहा तो भी इंग्लिश मीडिया तो अच्छे ट्रीट करेगी उसे. भाई वैसे यू विल सी दैट नैरेटिव चेंज वेरी क्विकली. मतलब पता नहीं. आई थिंक मैंने ये चीज नोटिस करी है इवन जब हैरी मैग्वायर परफॉर्म नहीं कर रहा था. भाई रोनाल्डो सबसे बड़ा एग्जांपल इस चीज का यार. इंग्लिश मीडिया कितना अगेंस्ट हो गई उसकी इवेंचुअली. रोनाल्डो इज नॉट एन इंग्लिश प्लेयर. ही इज नॉट एन इंग्लिश प्लेयर, बट बना तो वहीं पे है ना. डज नॉट मैटर.
जितने भी यू आर सेइंग स्पेसिफिकली जो इंग्लैंड के हैं और जो प्रीमियर लीग इंग्लैंड के प्लेयर्स, नहीं प्रीमियर लीग में खेलने के लिए मुझे फर्क नहीं पड़ता, अच्छा, बट जो इंग्लैंड प्लेयर्स हैं, इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, आप ये कह सकते हो कि जो प्रीमियर लीग है, प्रीमियर लीग में जितने भी प्लेयर्स खेलते हैं उनको एक सॉर्ट ऑफ टैक्स मिलता है, क्योंकि लोग कहते हैं प्रीमियर लीग में परफॉर्म करना सबसे मुश्किल है। बट आई जनरली थिंक कि जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं उनको बहुत तगड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, क्योंकि इंग्लिश मीडिया डोमिनेट करती है जगह। एंड यहीं पे मैं कुछ स्टैट्स हैं, पहली बात तो वाई आई से कि ओवररेटेड लगता है मुझे। 2015 में उसने डेब्यू किया था, अभी 26 साल का है। ही हैज अ वेरी बिग हैबिट ऑफ घोस्टिंग इन बिग गेम्स। चाहे हम लोग यूरोपा लीग फाइनल की बात करें, उसका तो उसने कहा था वी हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी, फिर अगले सीजन गायब हो गए थे भाई साहब, जिस साल रोनाल्डो आए थे। उसके बाद अगले सीजन एक अच्छा परफॉर्म करा जिसमें 30 गोल मारे उसने, और फिर अगले सीजन फिर गायब हो गए। राइट। लास्ट सीजन उसने 30 गोल्स मारे थे, जो कि उसका इंडिविजुअली अब तक का बेस्ट सीजन रहा था। उससे पहले वाले सीजन में उसने 5 गोल मारे थे, उससे पहले सीजन में उसने 21 गोल मारे थे, उससे पहले उसने 22 गोल मारे थे, फिर 13 मारे थे, और फिर से 13 मारे थे। तो ये जो हमने देखा कि 30 गोल्स वाला भी 25 गोल वाला जो गोल मार्क है वो उसने एक बार क्रॉस करा अपने जीवन में, ठीक है, अपने करियर में उसने एक बार करा है। एंड जिस टाइप की उसे हाइप मिलती है, एंड मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा सिर्फ मीडिया को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि फैंस भी बहुत ही पागल हैं। यूनाइटेड फैंस तो मतलब अभी मतलब जब भी वो गोल मारता है ना, उसके बाद यू गो अंडर एनी कमेंट सेक्शन, यहाँ पे ESPN के पोस्ट के नीचे चले जाओ, BR फुटबॉल के चले जाओ, किसी भी मीडिया उसके पेज के नीचे चले जाओ, एंड लोग पगलाए हुए होते हैं उसके पीछे कि उसने मेंटालिटी दिखा दिया के। एंड पता है ये जो परफॉर्म नहीं कर रहा ना, मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है इससे, क्योंकि लाइक केस इन पॉइंट बीइंग एंटनी, चलो एंटनी को लेके चलते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है, एंड प्राइस टैग के हिसाब से तो प्रॉब्ली ही इज द वर्स्ट साइनिंग एवर। बहुत ही गंदा खेलता है। बट क्या ऑफ द फील्ड उसको आपके एंटिक सुनने को मिलते हैं उससे? नहीं मिलते। रैशफोर्ड की बात हम लोग करें तो भाई इसका हर सीजन कुछ ना कुछ होता है। एंड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, उसमें पीपल वर सेइंग कि रैशफोर्ड का सीजन अच्छा नहीं जा रहा था, एंड पीपल वर सेइंग कि भाई यूनाइटेड उसको पूरा सपोर्ट देने को तैयार है, जो भी उसकी मेंटली प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकली प्रॉब्लम्स हैं, मेंटालिटी प्रॉब्लम्स है, पूरा सपोर्ट देगी यूनाइटेड। अबे 26 साल का है वो, कितना सपोर्ट दोगे? यू सेड 26 साल का है, बहुत आगे करियर बचा है, प्रूव कर सकता है। टोटली ट्रू। क्या पता आगे अगले 5 साल में सोच रहा हूँ कि एकदम ही अलग प्लेयर है वो, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 26 साल का, ही हैज टू टेक सम रिस्पांसिबिलिटी। एंड वी सेड द सेम थिंग व्हेन ही वाज 21। हाँ, कि 5 साल में कहाँ होगा। हाँ राइट। तो आई थिंक ये जो भी बच्चों की तरह ट्रीट किया जा रहा है ना इसको, वो करना नहीं चाहिए पहली बात तो। एंड किसी से आए या ना आए, सबसे पहले उसे खुद ये चीज समझनी चाहिए। जो भी एक प्लेयर आगे जाके अच्छा प्लेयर बनता है, वो बचपन से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता है। आप बार्सा में तुम परफॉर्म ना कर रहे हो, बट एटलीस्ट तुम अपना डिसिप्लिन वगैरह अपने चेक में रख सकते हो। आप कितने 7-8 साल से क्लब में खेल रहे हो, यू आर नोवेयर नियर बीइंग अ लीडरशिप फिगर इन द ड्रेसिंग रूम। अकेडमी से आए उसके बाद भी आपकी लीडरशिप वो है नहीं ड्रेसिंग रूम में, उतना माना ही नहीं जाता आपको, क्योंकि आपको बच्चों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आप बार्सा में देखो, वहाँ पे पडरी गावी 18 साल का बच्चा, वो भाई वो लीडरशिप लेके बैठा हुआ है कि भाई मैं अपनी टीम को आगे लेके जाऊंगा, वो पूरी जान देने को रेडी है। रैशफोर्ड से आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे वो चीज। तो आई थिंक जो एक बहुत बेसिक मॉरल्स होते हैं प्लेयर के, अगर आप वो भी चीज नहीं डिस्प्ले कर पा रहे हो, फुटबॉलिंग छोड़ दो, चलो आपसे गोल नहीं होंगे वो बाद में देखा जाएगा, बट क्या आप ट्राई कर रहे हो वो मारने का? आपसे अगर वो ट्राई भी नहीं हो पा रहा है, ट्रेनिंग सेशंस में आप लेट आ रहे हो, कभी मैनेजर से झगड़ा हो जा रहा है, बात पे आपका वो विक्टिम आ जाती है। और यहाँ पे बहुत बड़ी जो आएगा ना मीडिया का भी, वो यहाँ पे आएगा कि ये रेसिज्म वाली चीज़ तो, क्योंकि बहुत गंदी चीज़ है रेसिज्म। एंड मैं किसी भी वे में उसे वो नहीं अप्रिशिएट नहीं कर रहा कि ऐसे करना चाहिए, बट जो हर चीज़ पे कुछ भी करो तो जो फिर आप कह देते हो कि नहीं भाई जस्ट बिकॉज आई एम ब्लैक मुझे इतना ज़्यादा, जब बेसिकली यूजिंग रेसिज्म एज अ विक्टिम कार्ड व्हेन देयर इज नो रेसिज्म, वो प्रॉब्लम। राइट। जब रेसिज्म हो रहा है तब कॉल आउट करना सही बात है, जब तुम ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है, किसी ने कोई रेसिस्ट चीज बोली भी नहीं है, बट तुमने अपने दिमाग में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना रखी है कि जस्ट बिकॉज यू आर ब्लैक तो तुम्हारे अगेंस्ट कुछ ऐसे पीपल इन पावर कंस्पायर कर रहे हैं बिकॉज दे आर रेसिस्ट। आई थिंक वो बहुत ही बड़ा विक्टिम कार्ड है, वो बहुत ही बकवास चीज, बहुत बकवास चीज है। एक चीज ये है कि आपके साथ रेसिज्म हो रहा है ना, तब भी आपको परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। जो लोगों ने आपको एम्प्लॉय करा है वो रेसिज्म नहीं कर रहे। अगर मैनेजर आके कुछ उल्टा सीधा बोलता है, या क्लब के बोर्ड आके उल्टा सीधा बोलता है, या अपनी टीम के प्लेयर्स आके बोलते हैं, तो आप कह सकते हो मैं नहीं कर रहा परफॉर्म, भाई मैं नहीं करूंगा, मैं ये रीजन है।
भाई लोग कर रहे हैं ना करें वो छोड़ो, आप परफॉर्म करके दे रहे हो क्या? अगर विनीशियस इस टाइम पे जो रेसिज्म चल रहा है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा ना, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या करता अभी परफॉर्म कर रहा है तब भी लोग थोड़ा पलट गए। हाँ, तब भी लोग पलट गए कि क्या ही कर रहा है, अब तो ज्यादा ही हो रहा है। एग्जैक्टली। तो ये जो भी चीज है, ऑब्वियसली रेसिज्म इज अ वेरी बैड थिंग, बट आई थिंक इतना ज्यादा प्रोटेक्टेड प्लेयर है ना ये, एंड ये प्रोटेक्टेड होने की वजह से इसको ओवररेटेड आई थिंक स्टेटस मिल गया। क्योंकि भाई कुछ करे ना करे, इसकी कभी कुछ गलती नहीं होगी भाई। मैं 2-3 नाम और जल्दी से लूंगा जस्ट टू मेक एन आर्ग्यूमेंट कि और भी कोई हो सकता है। तुम्हारे भी दिमाग में और कोई हो तो बताना। पहला है भाई, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, हजार्ड। ओवररेटेड प्लेयर। हाँ, आई गिव यू जस्ट 1 or 2 स्टैट्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओवररेटेड है, बट इसको सुन के फिर तुम्हें अजीब लगेगा, बिकॉज हजार्ड का जितना अभी स्टैचर रहा है फुटबॉल में, उसके हिसाब उसको तुम दिमाग में रखो। सारे लिसनर्स उस चीज़ को दिमाग में रखना कितना बड़ा स्टैटस है उसका, और फिर स्टैट सुनना। हजार्ड के पूरे यूसीएल के करियर में सिर्फ 4 नॉन पेनल्टी गोल्स हैं। राइट। रैशफोर्ड के उससे ज्यादा यूसीएल गोल्स है, रॉड्रिगो के उससे ज्यादा यूसीएल गोल्स हैं। एक किसी भी सीजन में हजार्ड ने अपने पूरे सीजन में मैक्स टू मैक्स हाईएस्ट सिर्फ 14 नॉन पेनल्टी गोल्स मारे अपने पूरे करियर में। ओके, इज दिस नॉर्मल? अच्छा, आई थिंक ये जो चीज, और बाय द वे यूरोज में सिर्फ 1 गोल है पूरे करियर में, सिर्फ 1 गोल। आई थिंक ये कुछ चीजें तो हैं उसकी जो कि, एंड आई थिंक वो जो रियल मैड्रिड वाला जो ट्रांसफर था, दैट इज पॉसिबली द वर्स्ट ट्रांसफर इन हिज फुटबॉल हिस्ट्री। कुछ 76 गेम्स में उसके 7 गोल थे। हाँ, तो ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक, आई थिंक हजार्ड इज वन ऑफ दोज गाइज जिनको स्टैटिस्टिकली आप उतना मेजर करोगे ही नहीं करोगे। पता है, अगर मेसी यहाँ पे 6 गोल मारा था जैसे लीग 1 सीजन में, ऑब्वियसली उसको क्रिटिसिज्म मिला था। बट क्या किसी ने ये चीज बोला कि भाई वो बहुत ओवररेटेड लग रहा है? हाँ, क्योंकि पता है थोड़ा डिफरेंट वे में गेम खेलता है वो। हाँ, तो आई थिंक हजार्ड इज नॉट अबाउट गोल्स एंड असिस्ट। हाँ, एंड आई थिंक हजार्ड का एक वो फैक्टर है कि वो बिना, मतलब वो गेम इन्फ्लुएंस करेगा। स्टैटिस्टिकली तो ओवररेटेड है, लेकिन हाँ ट्रू, बट आई थिंक लोग बहुत स्टैटिस्टिकली उसे कहते भी नहीं, एसोसिएट ही नहीं करते। हाँ, एंड हिज गेम इज बियॉन्ड स्टैट्स। हाँ, कि ही इज, लोग ये भी नहीं कहते ही इज द बेस्ट प्लेमेकर, वो कहते ही नहीं इतना। ही इज प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स टू हैव प्लेड इन द प्रीमियर लीग, बिकॉज वो गेम कैसे इन्फ्लुएंस करता था। And that is not just through goals and assists. हाँ, obviously. तो I think, but then people would say कि रैशफोर्ड भी तो सिर्फ उसके लिए भी कह सकते हैं कि वो भी तो सिर्फ गोल असिस्ट। रैशफोर्ड तो कुछ करे तो रैशफोर्ड से तो भागा ही नहीं जाता भाई। राइट। नेक्स्ट नेम इज हैरी मैग्वायर। ओ भाई, नहीं आई थिंक ये जो, अच्छा, ओवररेटेड वाली, आई थिंक नहीं है। क्यों? लोग रेट ही नहीं करते। I think अच्छा, अब नहीं करते। अच्छा, हाँ, कुछ था, कुछ 3-4 सीजन पहले तक था ही वो चीज, बट अब नहीं उसके बाद तो जो पेला है लोगों ने सोशल मीडिया पे। ठीक है, फेयर। नेक्स्ट नेम इज पॉग्बा। पॉग्बा का कह सकते हैं, बट आई थिंक उसके साथ भी, पहली बात मैं बता दूं, यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन दे दूं। लोग कहेंगे जो बंदा वर्ल्ड कप वगैरह जीता है उसको तुम ओवररेटेड कैसे कह सकते हो? बेसिकली दैट इज नॉट द पॉइंट। ओवररेटेड का मतलब क्या है कि आपने जो अचीव करा है उससे ज्यादा आपको बनाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेसी एक वर्ल्ड कप जीता है, मेसी तो चलो एग्जाम्पल है, मान लो पोग्बा एक वर्ल्ड कप जीता है, बट उसको बनाया ऐसा जा रहा है कि वो 10 वर्ल्ड कप जीता है, तो वो भी ओवररेटेड ही होगा। डज नॉट चेंज द फैक्ट कि ही इज अ वर्ल्ड कप विनर, बट ही इज स्टिल गेटिंग मोर रिकग्निशन देन व्हाट ही डिजर्व्स। राइट। तो मतलब बेसिकली पॉइंट मेरा कहने का ये है कि आप क्या जीते हो वो आपको हमेशा के लिए मुक्त नहीं कर देगा इस चीज से कि आप कभी ओवररेटेड हो ही नहीं सकते, बिकॉज आप एक वर्ल्ड कप या फिर एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हो। यू कैन ऑलवेज बी ओवररेटेड व्हेनेवर यू आर बीइंग ट्रीटेड मोर देन व्हाट योर ट्रू करंट स्टैचर इज। तो आप ओवररेटेड हो सकते हो। राइट। उस चीज को दिमाग में रखते हो, क्या पोग्बा नहीं हो? आई थिंक पोग्बा को भी मैं नहीं कहूंगा यहाँ पे, क्योंकि अगेन अगर 3-4 सीजन पहले तक ये चीज पूछी जाती तो मे बी कह सकते थे, बट आई थिंक हिज करियर डिड नॉट एज वेल एट ऑल। नहीं, आई थिंक वैसे भी पोग्बा ओवररेटेड नहीं था कभी भी। मतलब आई थिंक क्लब करियर तो था उसका ओवररेटेड, मतलब यूनाइटेड वगैरह में आके था, बट मतलब ऑन हिज डे ही वाज स्टिल द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड और इन व्हाटएवर गेम ही प्लेड। पॉइंट वही है ना कि वो डे कितनी बार आएगा, डे कितनी बार आएगा वो तो है ही, बट क्या रैशफोर्ड ऑन हिज डे इज द बेस्ट सेंटर फॉरवर्ड या फिर बेस्ट विंगर इन द वर्ल्ड? नहीं ना, वो तो तब भी नहीं हो रहा ना। बट पोग्बा इज द बेस्ट मिडफील्डर। पोग्बा के साथ हमेशा ये चीज बोलते कि ऑन हिज डे वाली चीज आती है। हाँ। लोग ये नहीं कहते कि ही इज द ग्रेटेस्ट, एंड ही हैज परफॉर्मड इन बिग गेम्स, राइट, बी इट फॉर फ्रांस और अदर मतलब क्लब्स। तो ऐसा नहीं कि उसे परफॉर्म करा ही नहीं है। तो आई थिंक इट्स क्रिमिनल टू कंपेयर हिम टू रैशफोर्ड। बट जो लास्ट नाम है वो है लिंगार्ड का। ओ नहीं भाई, कुछ उखाड़ा ही नहीं है करियर में, कुछ है ही नहीं। आई थिंक पास भी नहीं आता। एक ये रैशफोर्ड का लास्ट पॉइंट मैं ये बोलूंगा कि एक प्लेयर जो कि अपनी नेशनल टीम में भी रेगुलर नहीं है, वो भाई आप कंटेंशन में ला ही नहीं सकते। वो नेशनल टीम में भी रेगुलर नहीं है। But now moving to the next unpopular opinion, which is Premier League is overrated. La Liga is better footballing wise. Now सबसे footballing wise. हाँ, मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर दूं,
प्रीमियर लीग इज ओवररेटेड एज अ प्रॉपर होल लीग नहीं देखा जा रहा है इसे। ये आर्ग्यूमेंट बेसिकली जब मैं रिसर्च कर रहा था मुझे तुरंत याद आया सऊदी वर्सेस MLS की जो आर्ग्यूमेंट है, उसको भी हमने एक पॉडकास्ट में ब्रेक डाउन करा हुआ है, उसको मैंने पहले लिंक करा था, अभी आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे आपको पॉडकास्ट मिल जाएगा। जो आर्ग्यूमेंट सऊदी और MLS के लिए हमने वहां पे रखी थी ना, एग्जैक्टली वही काफी हद तक आर्ग्यूमेंट ला लीगा वर्सेस प्रीमियर लीग के लिए होने वाली है। राइट, किस सेंस में जरा तुम अपना पहले बता दो। अगेन जब हम लोग किसी लीग को रेट करते हैं तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप फुटबॉलिंग वाइज कैसा परफॉर्म कर रहे हो, इट इज अबाउट कैसी टीम्स वहाँ पे खेल रही है, कैसे कितना पैसा आ रहा है, मीडिया कैसी है वहाँ पे, तो बहुत ज्यादा फैन एंगेजमेंट कैसा है। बेसिकली वाई इवन दो अल नसर ने 6-0 मारा था इंटर मियामी को, अल हिलाल ने 4-3 हराया था, इतने सारे बड़े प्लेयर आ रहे हैं, स्पोर्टिंग वाइज दे आर गेटिंग ऑन अ मच बेटर ट्रैक देन MLS, एंड शायद उस सऊदी की टॉप टीम MLS की टॉप टीम को पेल देगी आराम से, बट स्टिल MLS इज रैंक्ड हायर, इट हैज मोर रिकग्निशन, मोर फैन एंगेजमेंट, मोर पब्लिसिटी, मोर मीडिया कवरेज, बेटर PR, मोर आई थिंक a more reliable business model, could you say that also? एज ऑफ नाउ तो हाँ, जो चीज 10 साल से चलती आ रही है आप उस पर ज्यादा रिलाई कर सकते हो। हाँ। सऊदी का इट्स प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ की स्टेट की वेल्थ कितनी है, तो ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं फॉर अ लीग टू बी कॉल्ड बेटर देन अनदर लीग। राइट, से स्पोर्टिंग वाइज ऑन फील्ड शायद सऊदी प्रो लीग बेटर हो जाए MLS से, बट एक लीग की बात में सिर्फ स्पोर्टिंग एंगल नहीं होता, ये 10 चीजें और होती हैं जो मैंने मेंशन करी हैं, उन सब में जब सऊदी बेटर हो जाएगी तब इट विल बी अ बेटर लीग देन MLS। तो ये कहना कि इस सऊदी अ बेटर लीग देन MLS, वो स्टेटमेंट ही गलत है। क्या स्पोर्टिंगली इट इज अ बेटर लीग? हाँ, वो कह सकते हो। अब इस आर्गुमेंट पे आते हैं। सो अगेन मैं वही कहूंगा कि जो भी आर्गुमेंट मैं रख रहा हूँ वो सिर्फ फुटबॉलिंग वाइज है। इनफैक्ट ये पॉपुलर ओपिनियन जो मैंने बोला है वो भी फुटबॉलिंग वाइज ही बोला गया, सो सिर्फ फुटबॉलिंग वाइज पे स्टिक करते हैं यहाँ पे। इन शॉर्ट आई डू थिंक दैट इट इज ट्रू, एंड इसके पीछे रीजन मैं बताता हूँ। मतलब पता है ट्रू भी, मतलब आई वोंट से इट इज ट्रू, मैं एकदम एंड में आपको बताऊंगा मेरा क्या एग्जैक्टली ओपिनियन है इस चीज पे। अगर हम लोग 2000 के बाद से बात करें, 24 साल हो चुके हैं अब इसको, एंड स्पेनिश टीम जो है वो UCL या UEL में बोल रहा हूँ, यूरोपा लीग या फिर चैंपियंस लीग, क्योंकि ये 2 सबसे एलीट यूरोपियन कॉम्पिटिशंस है। स्पेनिश टीम्स 21 बार जीती हैं, इंग्लिश टीम्स 9 बार जीती हैं। तो सब लोग कहेंगे रियल मैड्रिड का कितना बड़ा हाथ है? है डेफिनेटली है, बट मैं वही कहूंगा कि फुटबॉलिंग वाइज अगर हम लीग की बात करें तो उसमें वो क्लब आएगा ही आएगा। एंड प्रीमियर लीग की बात करें तो फिर आप उसमें भी सारे क्लब्स हैं। प्रीमियर लीग में आप कह सकते हो कितने एलीट क्लब्स उसके बाद भी नहीं जीते, तो वो दोनों तरफ जाएगी आर्गुमेंट। फिर सेकेंडली मैं बात करूंगा कि इंग्लिश टीम्स हैव अ वेरी बिग हैबिट ऑफ लूजिंग अगेंस्ट स्पेनिश टीम्स, चोक कर जाते हैं। हाँ, चाहे आप किसी भी क्लब का नाम ले लो, लिवरपूल मैड्रिड का ले लो, वो कितनी बार चोक करते हैं साथ में आके। यूनाइटेड तो भाई किन किन टीम से हारती आ रही है, विलारियल सबसे पिटती आ रही है, सेविया से, बारसा से, उनका भी आपको पता है। तो आई थिंक ये जो भी चीज़ है कि क्यों ये लोग चोक कर जाते हैं, आई थिंक इसके पीछे भी आई डू हैव अ रीज़न विच मे और मे नॉट बी ट्रू, ये बस मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैं आपको पहले बताऊं कि क्यों मुझे लगता है ये हारते हैं, विच इज़ प्रॉब्ली बिकॉज स्पेनिश टीम्स आर टेक्निकली सुपीरियर। अगर हम लोग 2 लीग्स को जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या डिस्क्रिप्शन है लीग्स का, उसके बेसिस में बताऊं, स्पेनिश टीम्स में आप इन जनरल जो लोअर टीम्स होती है ना, वो भी एक हायर लेवल ऑफ फुटबॉलिंग टेक्निकलिटी, फुटबॉलिंग एबिलिटी पोजेस करती है। इन जनरल आप स्पेनिश लीग में किसी भी टीम को देखोगे, मोस्टली सारी टीम्स पोजीशन फुटबॉल खेलना जानती हैं, खेल सकती हैं। हाँ, बारसा और मैड्रिड के मैचेस देखोगे तो शायद ना लगे क्योंकि उनके अगेंस्ट नहीं खेलेंगी, बट इन जनरल सारी टीम्स जानती हैं कैसे खेलना है। इन जनरल हम देखते हैं कि स्पेनिश लीग में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं होती, ऑल्दो आपको बॉल मूव होते ही ज़्यादा तेज दिखेगी क्योंकि पासिंग चल रही होती है। पासेस ज़्यादा होंगे इन जनरल, एंड स्पेसेस ज़्यादा ओपन होंगी, ड्रिबल्स तगड़े होंगे, क्रिएटिविटी होगी, फ्लेयर होगा, एंड आई थिंक टैक्टिकली भी थोड़ा ज़्यादा दिमाग लाना पड़ता है, वो विच इज़ वेरी नेचुरल। जितना गेम ज़्यादा इंटेंसिटी वाला गेम होगा उतना टैक्टिकली कम यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो आई थिंक कि मे बी दिस इज़ अ रीज़न, जस्ट माई ओपिनियन, आई थिंक मे बी दिस कैन बी रीज़न कि क्यों हम लोग देखते हैं फुटबॉलिंग टीम्स हार जाती हैं, इंग्लिश टीम हार जाती हैं। वेयर एज इंग्लिश लीग में आप देखोगे तो आपको प्योर इंटेंसिटी दिखेगी, पेस दिख रही है, काउंटर अटैक्स दिख रहे हैं। जितनी बॉटम टियर टीम्स हैं, क्रिस्टल पैलेस, इवन न्यूकासल पहले कैसे खेलती थी, ये सारी टीम्स तो ट्रेडिशनली काउंटर अटैकिंग टीम्स हैं। तो इन पे तो आपने कभी एसोसिएट ही नहीं किया था कि ये वैसी टीम्स होगी जो पोजीशन डोमिनेट करेंगी। आई थिंक वो है इसलिए क्योंकि वहाँ का कल्चर वैसा है। मेरा पॉइंट इसमें ये जो तुमने भी चीज़ कही, आई थिंक ये हर कोई
इन दोनों लीग्स को इन्हीं वर्ड्स के ऊपर कंपेयर करता है कि ला लीगा टेक्निकल है, टैक्टिकल है, एंड वो फिजिकल है, इंटेंस है, स्पीड है बहुत. ये 2-3 वर्ड्स सबने रटे हुए, वही उसी बेसिस पे कंपेयर करते हैं, विच इज ऑल्सो ट्रू टू अ सर्टेन एक्सटेंट. मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा पॉइंट ये कि हु आर वी या फिर हु इज एनीबडी टू से कि फिजिकल इंटेंस फुटबॉल इज ऑफ अ लोअर क्वालिटी दैन टेक्निकल टैक्टिकल फुटबॉल. राइट. वो आर्गुमेंट कैसे आती है, मतलब हाउ डू वी मॉरली पुट वन ओवर द अदर? इसलिए मेरा अल्टीमेटली मैंने स्टार्टिंग में अपना को करेक्ट करा था कि मैं ये नहीं बोल रहा कि एक लीग बेटर है. आई थिंक अल्टीमेटली प्रीमियर लीग में भी ना उनके प्रोज हैं. पहली बात तो ये है कि उनकी सारी कंपटीशन इतना फियर्स है. टॉप 4 टीम्स भी डिसाइडेड नहीं होती. यहाँ पे 3 टीम्स आपको पता ही है ला लीगा में होंगी. बारसा, मैड्रिड, एथलेटिको तो होंगी. एक चौथी टीम है कि भाई कोई आ सकता है. प्रीमियर लीग में तो हर साल चेंज होता रहता है, कभी कोई आएगा कभी कोई आएगा, तो कंपटीशन डेफिनेटली वहाँ पे बेटर है. सेकेंडली मैं एक चीज़ और कहूँगा कि पैसे और व्यूवरशिप की बात करें तो उसमें भी वो लीग बेटर है. बट ये वही चीज है कि फुटबॉलिंग एबिलिटी पे नहीं आएगा, फुटबॉलिंग वाइज नहीं आएगा. नहीं, वो तो वाला आर्गुमेंट होगा जो हमने पहले सऊदी लीग के बेसिस पे कहा वो स्पोर्टिंग पे ही नहीं उसको. तो इसलिए मैंने ये चीज कही थी कि अल्टीमेटली ना आपको कौन सी लीग पसंद ज्यादा है ये आपकी सब्जेक्टिविटी है. बट कौन सा फुटबॉल ज्यादा इफेक्टिव है, कौन सा ज्यादा फुटबॉल एफिशिएंट है, आई थिंक दैट कैन बी मेजर ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्स. एंड वो स्टैट्स यही है कि कौन सी टीम यूरोप में ज्यादा डोमिनेट कर रही है. एंड स्टैट्स के अलावा अगर तुम आई टेस्ट पे देखो तो ज्यादा फ्लेयर, ज्यादा मैजिकल चीजें आपको ला लीगा में दिखेंगी. तो वो भी ट्रू है. प्लस अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि किसी को पसंद कुछ भी आ सकता है, क्योंकि पर्सनली मेरे को प्रीमियर लीग का गेम देखने में ज्यादा मजा आता है. क्योंकि बहुत इंटेंसिटी होती है, स्पीड होती है, बहुत ज्यादा फिजिकलिटी बहुत होती है. ला लीगा गेम्स ऑफ लेट थोड़ी बोरिंग होंगे. ऑब्वियसली वो 2010 जरा जो था अपना मैड्रिड बारसा का, वहां पे देखने में बहुत मजा आता क्योंकि ऑल स्टार्स पूरी टीम्स थी. बट आई थिंक जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अपना प्रीमियर लीग में तो बॉटम टीम्स के भी जो गेम्स होते हैं ना बोरिंग नहीं होते बिल्कुल. आई थिंक प्रीमियर लीग 2 चीज़ों से बेनिफिट कर रही है. पहला ये कि फुटबॉल में बहुत बड़ा लूप होल मुझे लगता है कि अलग अलग लीग में अलग अलग स्पेंडिंग लॉज हैं. हाँ ट्रू. तो इनको स्पेंड अपना अलग ही लेवल पे करने दिया जा रहा है और ला लीगा वगैरह को स्पेंड ही नहीं करने दे रहे. तो नेचुरली सारे फुटबॉलर्स वहां भी जा रहे हैं. हाँ. तो उसके चलते हुए देयर इज मोर डेटा बेस फॉर प्रीमियर लीग टू मेक एन आर्ग्यूमेंट दैट दे आर बेटर. तो ये स्पेंडिंग वाला आर्ग्यूमेंट एक इनके फेवर में बहुत जा रहा है. दूसरा ये है कि फुटबॉल इन जनरल अगर हम लोग देखें तो एक ट्रांजिशन फेज में है जहां पे हम लोग फ्लेयर, ब्यूटी, मैजिक से हट के थोड़ा सिस्टमाइज बेस पे आ रहे हैं. थोड़ा फिजिकलिटी, पेस, अपना स्पीड, इंटेंसिटी जो भी हम लोग इनसे एसोसिएट करते हैं प्रीमियर लीग से, उन फैक्टर्स पे जा रहे हैं. तो फुटबॉल का एक नेचुरल प्रोग्रेशन ये जा रहा है जहाँ पे वी आर मूविंग फ्रॉम ह्यूमंस टू रोबोट्स काइंड ऑफ, इफ यू कुड सम इट अप. राइट. एंड वो चीज इट अलाइंस विद व्हाट प्रीमियर लीग हैज ऑफर्ड ऑल दिस वाइल. तो वो नेचुरल जो एवोल्यूशन चल रहा है फुटबॉल का वो जा ही प्रीमियर लीग की तरफ रहा है, ला लीगा से थोड़ा दूर जा रहा है. मे बी बिकॉज ये जो जनरेशन अभी आ रही है फुटबॉल की, वो उनको फुटबॉलर्स की उनको बचपन से ही बहुत फोकस कराया जा रहा है कि आप भागना सीखो, आप फिजिकली स्ट्रांग हो, एंड दे आर नॉट अलाउड टू मे बी एम्ब्रेस फ्रीडम नहीं है, एम्ब्रेस द मैजिक विद देमसेल्व्स कि मैं एक ऐसा पास निकाल दूं, एक ऐसा प्ले मेक कर दूं, विजन अपना ऐसा बनाऊं, क्रिएटिविटी दिखाऊं. वो चीज़ें, वो एट्रीब्यूट सब कम होते जा रहे हैं. तभी तो हम लोग अब आज के डेट में मेसी, रोनाल्डिनियो, जिडान, इन टाइप के प्लेयर्स क्यों नहीं देखते होते हैं, जिनमें वो प्योर फ्लेयर, ब्यूटी दिखती थी कि भाई मेसी के लिए कहते हैं ना कि ही विल डू थिंग्स दैट यू वोंट बिलीव आर पॉसिबल. तो वो फैक्टर आज के टाइम पे कितनी प्लेयर्स में. हाँ राइट. मतलब मेसी के स्टैंडर्ड से भी कंपेयर मत करो, बट इन जनरल भी कितनी प्लेयर्स में दे विल बी मोर फिजिकल एंड मोर फास्टर देन मेसी फॉर श्योर, बट उनमें वो फ्लेयर नहीं होगी. तो आई थिंक फुटबॉल का एवोल्यूशन भी उसी जगह पे जा रहा है, एंड प्रीमियर लीग हैपेंस टू बी ऑन दैट साइड, ऑन द गुड साइड ऑफ दिस एवोल्यूशन. तो उनको ही बेनिफिट मिल रहा है. राइट. तो आई थिंक इन चीज़ों के चक्कर में प्रीमियर लीग हैज़ एन अपर हैंड राइट नाउ, एंड शायद इवेंचुअली ये लोग डोमिनेट करना शुरू कर देंगे ला लीगा को, क्योंकि फिर ला लीगा में भी ऐसे प्लेयर नहीं बचेंगे फ्लेयर वाले. राइट. ऑल्दो आई स्टिल थिंक कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड स्टिल से कि फुटबॉलिंग वाइज ला लीगा इज बेटर राइट नाउ. यस, आई आल्सो एग्री. नाउ मूविंग ऑन, अगला थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, विच इज अबाउट द फीफा वर्ल्ड कप 2022. फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाज द ग्रेटेस्ट फीफा वर्ल्ड कप एवर. ऑब्वियसली एज अ मेसी फैन, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? देखो, मेरा पर्सनल बायस तो यही कहेगा, क्योंकि जितना मैं इमोशनली इन्वेस्टेड था, जितने भी सारे मेसी फैंस इमोशनली इन्वेस्टेड रहे, विच इज क्वाइट फ्रैंकली ऑलमोस्ट हाफ द फुटबॉल फैन बेस, वो शायद ही कभी किसी और वर्ल्ड कप में हुए. एंड आई वुड ऑल्सो मेक द आर्ग्यूमेंट कि ये वर्ल्ड कप सिर्फ मेसी की वजह से उतना स्पेशल नहीं है. इट इज ऑल्सो फैक्ट कि रोनाल्डो दूसरे एंड पे था. वो गोट
जब 10 साल से 11 साल से एक राइवलरी चल रही होती है, उसका कल्मिनेशन वो था, एंड वहां पे चीज हुई। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर रोनाल्डो एग्जिस्ट ही नहीं करता एंड मेसी ये वर्ल्ड कप जीता होता, तो उस विक्ट्री का टेस्ट इतना तगड़ा नहीं होता इतना अभी है। राइट। सिमिलरली रोनाल्डो का वर्ल्ड कप हार गया होता बट मेसी एग्जिस्ट ही नहीं करता, हाँ। तो रोनाल्डो की हार का गम इतना नहीं होता बिकॉज ही वुड हैव स्टिल बीन इजीली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो आई थिंक ये दोनों का साथ में कोएग्जिस्ट करना, इन दोनों के करियर के पूरे नैरेटिव्स एंड द फैक्ट कि इन दोनों के करियर के पूरे नैरेटिव्स इस पॉइंट पे आके कन्वर्ज होने वाले थे, एंड इट वाज वेरी क्लियर कि जो भी जीतेगा ही विल बिकम द अल्टीमेट प्लेयर। राइट। वो नैरेटिव कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड कप इन इटसेल्फ इज पॉसिबली द बिगेस्ट नैरेटिव एवर इन फुटबॉल। एग्जैक्टली। तुम पहले के लिए कह लो, सबको पता था ऑलरेडी, 1-2 वर्ल्ड कप जीत चुका था, फिर तीसरा वर्ल्ड कप भी जीत गया, कोई डिबेट थी नहीं उसके टाइम पे। मैराडोना ने एक वर्ल्ड कप जीत लिया, उस वक्त भी कोई डिबेट थी नहीं, और कोई उसके एरा में था नहीं ऐसा जो कंपेयर करता उससे। बट यहाँ पे 2 प्लेयर्स जो कि वर्ल्ड कप जीते ही नहीं है ट्राई कर करके, मेसी तो फाइनल में हारा हुआ है, एंड देन इट इज अबाउट कि लास्ट में कौन जीतेगा आकर। एंड दोनों का जिस तरीके से एंट्री हुआ था वो भी कितना अलग था, रोनाल्डो ऑन एन ऑल टाइम लो, मेसी ऑन एन ऑल टाइम हाई, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। एंड कितने भी लोग कह रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप, लेकिन पूरे फुटबॉल की बात हो रही, सिर्फ 2 प्लेयर्स की नहीं हो रही, बट ये 2 प्लेयर्स में वो पावर है कि वो पूरे वर्ल्ड कप का नैरेटिव इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। भाई ये जो मेसी रोनाल्डो राइवलरी थी, दैट इज प्रोबब्ली द ग्रेटेस्ट राइवलरी इन हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, नॉट जस्ट इन फुटबॉल, अक्रॉस स्पोर्ट्स याद करें तो भी। तो जब आप पिछले 10 भी मैं क्या करता भाई, पिछले 15 साल का अगर आप चीज ला के यहाँ पे एंड हो रही है, एज यू सेड कि यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है कि ये कब जो जीत गया वो ले जाएगा डिबेट। पिछले 15 साल की जो जितने भी फुटबॉल फैन बेसेस है, चाहे मेसी रोनाल्डो कोई भी पसंद ना हो, तो भी इन्वेस्टेड तो थे, सबको पता है इसके बारे में। तो जो चीज एंड हो रही है वहां के आके, तो आई थिंक वो स्पेशल तो बनता ही है। सेकेंडली आई थिंक कुछ और भी फैक्टर्स है। पहली बात तो वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले जो हाइप बनी थी इसके, पहली बात विंटर में हो रहा है, पहला वर्ल्ड कप ऐसा था जो कि विंटर्स में हो रहा था, एंड अपना कहाँ पे कतर में हुआ था, उधर भी कितने ह्यूमन राइट्स वायलेशन उन सबकी चीज़ आने लग गई थी, तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप था स्टार्टिंग से ही। फिर थर्डली आई थिंक जिस तरीके से जो फैन एंगेजमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला, जिस तरीके का स्टेडियम्स यहाँ पे बने थे, जिस तरीके का फैन एक्सपीरियंस था, क्योंकि काफी लोगों ने बहुत तारीफ करी है कि कुछ भी कह लो, बट जो एक्सपीरियंस हमें मिला है वो प्रॉब्ली द बेस्ट एवर, बहुत अच्छा था। एंड कुछ और भी चीज़ें ऐसी थी जो कि हमें देखने को मिली। पहली बात तो कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा था, जैसे सऊदी ने अर्जेंटीना को हराया, साउथ कोरिया ने पोर्चुगल को हराया, जापान जो है स्पेन और जर्मनी के ग्रुप में थी, दोनों को हरा के उसने टॉप करा ग्रुप को, ये भी नई चीज थी। बेल्जियम ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई थी। मोरक्को बिकेम द फर्स्ट एवर अफ्रीकन कंट्री टू रीच द सेमीज, एंड 3 एशियन टीम्स नॉकआउट्स में थे। ऐसे जैसे तुमने कहा, एक अफ्रीकन टीम मोरक्को जो कि सेमीज में थी, तो ये कई सारी टीम्स थी जो कि पहली बार आ रही है, एंड पहली बार ऐसा हो रहा है फुटबॉल की हिस्ट्री में। एंड एक और जो चीज थी वो ये थी कि 5 बिलियन पीपल वर अपैरेंटली एंगेज अराउंड दिस वर्ल्ड कप, एंड दिस वाज द सेकंड मोस्ट विजिटेड वर्ल्ड कप आफ्टर 1994 यूएसए। मैं वही उसी पे आने वाला हूँ। आई थिंक वो एक दूसरा वर्ल्ड कप है जिसको हम आर्गुमेंट बना सकते हैं, मैंने रिसर्च करी उसके ऊपर अच्छे से। एंड हाईएस्ट स्कोरिंग वर्ल्ड कप एवर भी ये था, व्हिच वाज 172 गोल्स। एंड जो मेरा लास्ट पॉइंट होगा वो ये था कि जो फाइनल था, दैट वाज प्रोबब्ली द ग्रेटेस्ट फुटबॉल मैच ऑफ ऑल टाइम। हर चीज देखने को मिल गई, एंड जितना जो एड्रेनलिन रश था उस टाइम पे, जितने भी मेसी फैंस थे, इवन रोनाल्डो फैंस ने जो एक्सपीरियंस करा उस टाइम पे, एज हम तो स्क्रीन पे गए थे, हम तो पागलों की तरह चिल्ला रहे थे वहां पे, तो वो चीज जेन्युइनली इससे पहले एक्सपीरियंस करी नहीं थी। एंड आई थिंक कि फॉर दैट रीजंस, एंड ये जो मेसी की स्टोरी लाइन, सिर्फ पर्टिकुलरली मेसी की बात करें तो जो भी उसकी स्टोरी लाइन थी, हारा 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 हारा, फिर जीते 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 अपना करियर एकदम एंड पे हाई पे एंड करा, आई थिंक दैट ऑल्सो मेक्स इट एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। आई थिंक वही, ये कई सारी हिस्टोरिकल फीट्स की इतनी सारी, जैसे एशियन टीम्स, अफ्रीकन टीम्स इतना दूर पहुंच रही हैं, स्टैटिस्टिकली मोस्ट गोल्स हैं, मोस्ट आई थिंक व्यूड फाइनल ऑफ ऑल टाइम है, ये कुछ स्टैटिस्टिकल मेजर्स पे ये वर्ल्ड कप टॉप करता है। 2 चीज़ें और है, वही मेसी रोनाल्डो का नैरेटिव, ग्रेटेस्ट फाइनल एवर, एंड एक थर्ड वही कि भाई इस वर्ल्ड कप के पीछे कुछ एक डार्क एलिमेंट भी था, जो इतने सारे लेबरर्स की डेथ हुई है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जो लोग कहते हैं। आई हैव नॉट studied the legality, so I won't comment on that. LGBTQ का आर्मबैंड को लेके जो बवाल हुआ था पूरा, तो सोसाइटल लेवल पे भी बहुत सारी चीजें अफेक्ट हुई थी। तो आई थिंक ये 5-6 फैक्टर्स हैं जिसके वजह से इस वर्ल्ड कप का केस बनता है कि इट इज द ग्रेटेस्ट एवर। नाउ लेट मी पुट द केस फॉर 1994 वर्ल्ड कप, बिकॉज ये भी इक्वली क्रेजी इफ नॉट मोर, ठीक है। 1994 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था अमेरिका में, यूएसए में, एंड वहां पे जहाँ पे मेंस फुटबॉल इतना तगड़ा है भी नहीं, बट इट इज स्टिल द मोस्ट अटेंडेड वर्ल्ड कप ऑफ ऑल टाइम। इट इज मोर अटेंडेड देन अपना कतर वाला वर्ल्ड कप। तो 1994 में इतने लोग आ रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है भाई। विद टाइम पॉपुलेशन और बढ़नी चाहिए कायदे से अटेंड करने वाली। जो फाइनल था इसका,
ये भी शायद सेकंड बेस्ट फाइनल ऑफ ऑल टाइम है आफ्टर द फ्रांस अर्जेंटीना वन, बिकॉज यहाँ पर भी ब्राजील और इटली के बीच में पेनल्टी शूट आउट तक जाता है गेम, और ब्राजील जो है आई थिंक 3-2 जीत गई थी फिर, एंड ये फर्स्ट एवर फाइनल था जो कि पेनल्टी शूट आउट तक जा रहा है। तो उस टाइम के हिसाब से तुम सोचो कितनी बड़ी बात थी कि ऐसा थ्रिल देखने को मिल रहा है कि कोई फाइनल पेनल्टी शूट आउट तक जा रहा है। राइट। उस एरा पे उन लोगों के शूज में हमें बैठ के सोचना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। वहां पे बैगियो करके एक उनका लेजेंड था, तुम्हें पता है ना, द गाय हु डाइड स्टैंडिंग, वो बैलन डोर होल्डर था, राइट, और उसने वो पेनल्टी मिस कर दी थी, खड़ा हुआ था उसके बाद वहीं पे काफी देर तक। वो कुछ लेजेंड था, उसने शायद क्या फादर से प्रॉमिस किया था कि मैं जिताऊंगा वर्ल्ड कप, वो ऐसा कुछ था, एंड बहुत तगड़ा खेला था उस पूरे वर्ल्ड कप में, राइट। और फिर उसने वो पेनल्टी मिस कर दी। और वो बहुत आइकॉनिक पिक्चर है एक्चुअली में, वो स्टोरी बहुत आइकॉनिक है। तो आई वुड अर्ज ऑल ऑफ द फुटबॉल फैंस यार कि तुम लोग एक बार जाके रिसर्च करना, बहुत मजा आएगा इसमें। इमेजिन कि मेसी जो है वो वर्ल्ड कप फाइनल में वो पेनल्टी मिस कर देता, 5 पेनल्टी ले रहा है और उसने मिस कर दी और वो हार गया वर्ल्ड कप। राइट। सोचो क्या होता, 2022 का वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मेसी ऐसा कर देता तो। वो हुआ बैगियो के साथ। तो आई थिंक इस फाइनल में जितना ड्रामा था, वेरी क्लोज टू द अर्जेंटीना फ्रांस फाइनल। राइट। तो फाइनल बहुत क्लोज है इसके, ठीक है। मोस्ट अटेंडेड है ये तो हमने कह ही दिया। एवरेज अटेंडेंस इस वर्ल्ड कप की 68,900 थी, अनब्रोकन रिकॉर्ड है। कतर की भी इतनी अटेंडेंस नहीं रही है एवरेज अटेंडेंस हर मैच की। तो भाई बहुत ज़्यादा लोग ने एंगेज भी करा है इसमें। रशिया जो है इस टाइम पे, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इट केम इन अ वर्ल्ड कप एज अ सेपरेट कंट्री। पहले वो यूएसएसआर में आता था, तो ये पॉलिटिकली भी बहुत बड़ा एक वो था। इनफैक्ट जर्मनी भी यूनिफाई होकर पहली बार खेली है, वरना वो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी थी। राइट। तो पॉलिटिकली काफी कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा था ये फैक्टर। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लेबर डेथ्स हुई हैं, LGBTQ का ड्रामा चल रहा है, आर्म बैंड का। यहाँ पे तुम सोचो कि कंट्रीज के लिए कितनी बड़ी बात है कि वो नए एक तरीके में ही प्रेजेंट करनी है अपने आप को। राइट। तो उस एरा के हिसाब से सोचो बहुत बड़ी बात है ये। दिस वाज आल्सो द फर्स्ट वर्ल्ड कप टू अवॉइड 3 points फॉर विनिंग। अब पता ही क्यों करा गया है? बिकॉज इससे पहले फुटबॉल बहुत ज्यादा अटैकिंग नहीं होता था, तो जस्ट टू प्रमोट कि भाई लोग ज्यादा अटैकिंग फुटबॉल खेलें, तो इन्होंने कहा अगर तुम जीते तो तुम्हें 3 पॉइंट मिलेंगे। ओके। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो मतलब स्पोर्टिंग लेवल पे भी एक बहुत बड़ा चेंज आया था इस वर्ल्ड कप में पहली बार। तो ये इट इज अ वर्ल्ड कप ऑफ मेनी फर्स्ट्स इन फुटबॉल। राइट। एंड इसके असर भी दिखे थे, अटैकिंग फुटबॉल शुरू हुआ भी था। ये मैराडोना का लास्ट वर्ल्ड कप होना था, वो बैन हो गया ड्रग्स की वजह से। सोचो मेसी बैन हो गया 2022 वर्ल्ड कप में ड्रग्स की वजह से। सोच सकते हो, क्योंकि मैराडोना उस टाइम पे वो था भाई जो मेसी है। तो ये चीज मतलब तगड़ी नहीं है ये चीज सुनने में कि ऐसा कुछ हो रहा है एक्चुअली। मैं आई थिंक अल्टीमेटली इसका आंसर भी ना बड़ा सब्जेक्टिव होगा। अभी 2 चीजें और बताता हूँ, और क्रेजी चीजें। बल्गेरिया है कंट्री एक, जिनको नहीं पता, वो एक भी वर्ल्ड कप गेम नहीं जीती थी इस वर्ल्ड कप से पहले। 5 वर्ल्ड कप खेल चुके थे इससे पहले, लेकिन एक भी वर्ल्ड कप गेम जीते ही नहीं थे। और यहाँ पे वो सेमीफाइनल में आ गए सीधा, बीटिंग जर्मनी। तो जो हम लोग अभी 22 वर्ल्ड कप के लिए कह रहे थे कि अफ्रीकन टीम पहुंची है, मोरक्को पहुंची है, 3 एशियन टीम पहुंची है, बल्गेरिया थी वहां पे, उससे बेटर है पॉसिबली, बिकॉज 5 वर्ल्ड कप तक वो एक मैच ही नहीं जीते थे, और फिर जर्मनी को हरा के सेमीज में पहुंच गए सीधा। तो वो अंडरडॉग वाला फैक्टर भी टिक मार्क हो गया यहाँ पे। एंड लास्ट ये बहुत ही वियर्ड कहानी है। आंद्रेस एस्कोबार एक प्लेयर था कोलंबिया का, इनका यूएसए के अगेंस्ट मैच से इसने गलती से ओन गोल मार दिया और अल्टीमेटली यूएसए जीत गई। तो भाई उसके बाद 10 दिन बाद ये एक बार में था, वहां पे इसको आके गोली मार दिया। ओ भाई साहब, इस बात के लिए। ओ भाई, कोलंबिया में तो सीरियस हो गया भाई। इमेजिन 22 के वर्ल्ड कप में कोई कोलंबिया का ऐसा प्लेयर हो जिसने कोई मिस कर दिया हो गोल, और उसको फिर न्यूज आ रही है, वर्ल्ड कप चल रहा है और उसी के बीच में न्यूज आ रही है कि उसको बार में शॉट कर दिया, ही इज डेड। राइट। तो इतनी डार्क चीजें वाला जो फैक्टर था वो भी यहाँ पे है। हाउ डू वी से कि 1994 वर्ल्ड कप बेटर नहीं था? एज यू सेड कि यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो उसके साथ आ रही हैं। आई थिंक एक ही चीज जो होगी जो कि 22 वर्ल्ड कप के फेवर में जाएगी वो यही होगी कि इट वाज ऐसा नहीं कि जो पिछले 4 साल का कल्मिनेशन था, जो कि यूजुअली हर वर्ल्ड कप का होता है। इट वाज अ कल्मिनेशन ऑफ द लास्ट 15 ईयर्स। हाँ, एक राइवलरी थी जिसने स्पोर्ट को ड्राइव करा आगे, जो नई कंट्रीज में लेके गया। बट बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि 2 प्लेयर्स की वजह से वर्ल्ड कप बेटर है। हाँ, बट पॉइंट वही है कि वो जो 2 प्लेयर्स थे वो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे 2 बड़े प्लेयर्स हैं। इससे पहले हमने कभी देखा ही नहीं कि 2 ग्रेटेस्ट प्लेयर्स जो है वो एक साथ एक ही एरा में खेल रहे हैं। बट डोंट यू थिंक कि एक एरा का ग्रेटेस्ट प्लेयर अगर ड्रग्स की वजह से बैन हो जाए, दैट इज एन इक्वली बिग कंट्रोवर्शियल तो बहुत है, डेफिनेटली कंट्रोवर्शियल। मैं तभी अल्टीमेटली यही कहूंगा कि मेरे लिए जो चीज बेटर हो रही है 22 वर्ल्ड कप में वो सिर्फ ये है। हाँ। इसके अलावा हर चीज 1994 पे ही है, क्योंकि भाई ये तो पागलों वाली चीज हो रही है।
कुछ ज़्यादा क्रेज हो रहा है. बट आई थिंक दो चीज़ें, एक तो आई एम टोटली नॉट एबल टू रिलेट टू इट, क्योंकि बहुत पहले पैदा भी नहीं हुआ था भाई मैं तब. तो फर्स्टली दैट जो लोग जो हमारे पापा की उम्र के हैं सब लोग, वो शायद जिनने देखा होगा वो शायद रिलेट कर पा रहे हो. जो लोग मैराडोना पसंद करते हैं, हमारी उम्र के होंगे उस टाइम. हाँ एग्जैक्टली. बट वॉट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन दिस वर्ल्ड कप 2022, आई थिंक दैट इज फार सुपीरियर टू एनीथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड. आई थिंक इसको सम अप मैं ऐसे ही करूंगा कि फॉर आवर जनरेशन, बिकॉज हमने वो वर्ल्ड कप जिया नहीं है 1994 का, आई थिंक 22 वाला इट इज हार्ड टू आर्ग्यू अगेंस्ट इट. बट इफ एनीबडी कम्स एंड टेल्स मी कि नहीं 1994 का वर्ल्ड कप बेटर था, तो मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा. राइट, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई दे वुड से दैट. क्योंकि मैंने देखा भी नहीं वर्ल्ड कप, मैंने इतने सारे पॉइंट्स नोट करके मैं खुद ही टेम्पटेड हूँ भाई. जो चीज मैं देखी नहीं उसके लिए मैं टेम्पटेड हूँ कि मैं उसको बोल दूं. तो उस टाइम पे जिन्हें देखा होगा उनके लिए तो कितनी बड़ी बात होगी. तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट. बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज वार इज रूइनिंग फुटबॉल. अगेन ये बड़ा कॉमन चीज हो गई है. हाँ, वार VAR, वीडियो असिस्टेंट रेफरी. इसका बहुत सिंपल आंसर मेरे दिमाग में है येस एंड नो. दोनों चीजें. बड़ा सिंपल है भाई. आई थिंक बहुत कोई नहीं इसका, आई थिंक बहुत क्लियर कट आंसर है नहीं, क्योंकि दोनों चीजों के अपने अपने हैं. येस क्यों कह सकता है? आई थिंक इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, इट इज बिकॉज की इनकॉम्पिटेंसी कितनी है रेफरीज की वहां पे, जो लोग बैठे हैं वहां पे डिसीजन लेने के. आई थिंक ये गलत ओपिनियन है, बिकॉज VAR कभी रूइन नहीं कर सकता. VAR की कॉन्शियसनेस नहीं है. एग्जैक्टली. इट इज द पीपल दैट आर ऑपरेटिंग VAR की वो रूइन करने की नहीं कर रहे. पॉइंट इज की नहीं, आई थिंक कुछ मिस्टेक्स है वो मैं आपको बताऊंगा. जैसे कई बार ऑफसाइड्स के टाइम पे लाइनें गलत बना देते हैं. किसी के शोल्डर से लेना चाहिए था, कहीं और से ले लिया. तो आई थिंक वो कुछ चीजें जो कि बेटर हो सकती है VAR में. अगेन वो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करके इवॉल्व होगी बेटर. बट जो फाइनल डिसीजन है, वो जो लाइन भी गलत बना के दे रहे हो, दिखा तो आप रेफरी को ही रहे हो ना, आदमी को ही तो दिखा रहे हो, किसी रोबोट को थोड़ी दिखा रहे हो. तो जो फाइनल डिसीजन जब तक किसी ह्यूमन के पास है, तो फाइनली अकाउंटेबल वो ह्यूमन ही रहेगा. जैसे कि अभी हमने वो देखा था लिवरपूल और टॉटनहम वाले गेम में जो कुछ हुआ था ना. क्या हुआ था वो? कोई गोल कुछ गलत दे दिया था या दिया नहीं था, कुछ ऐसा हुआ था. मुझे भी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली. और उसके चक्कर में फिर लोगों ने पूरी इशू करी थी एक स्टेटमेंट. लिवरपूल ये वापस गेम, अच्छा नहीं, VAR ने भी कहा था कि हम एक्सेप्ट करते हैं, कह रहा हो गया. राइट. तो वो क्लियर था भाई. एंड इन जनरल भी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हमें देखने को मिल रही हैं. तो आई थिंक लाइक ये अगर हम लोग बात करें कि क्या VAR ने गेम को बेटर बनाया, आई थिंक इसका भी येस और नो आंसर है. क्योंकि जब आपको कुछ ऐसे गोल्स है जो कि नहीं देने चाहिए थे, कुछ ऑफसाइड कॉल्स ऐसी जो कि नहीं देनी चाहिए थी, जो कि दे दी गई, तो उस तरीके से गलत बन रहा है. एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसी के दिमाग में आती नहीं, किसी की नज़रों में आती नहीं, बट वो टेक्नोलॉजी ने बता दिया. तो आई थिंक उस चीज़ से अच्छा भी हो रहा है. आई थिंक कॉन्स दो हैं VAR के मेनली, जो कि हम लोग प्रॉपरली सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से एट्रीब्यूट कर सकते हैं. पहला है कि भाई गेम को स्लो डाउन कर देता है बहुत ज़्यादा. आई थिंक एक मेजर फैक्टर है. आई थिंक फैंस के लिए भी थोड़ा बोरिंग हो जाती है वो चीज़, थोड़ी वाइब रूइन कर देता है गेम की. ऑल्दो उसका काउंटर आर्गुमेंट ये है कि एक वो सस्पेंस ही बना रहता है कि क्या होगा कि नहीं होगा जब तक मॉनिटर पे देख रहा है रेफरी. तो इट इज़ द वे यू सी इट. बट ये जरूर है कि गेम को स्लो डाउन कर देता है. दूसरा पॉइंट है कि डीह्यूमनाइज कर देता है गेम को. मतलब गेम इंसानों का है तो इट इज मेंट टू बी नॉट परफेक्ट. वो मुझे वो आर्गुमेंट थोड़ी वैलिड नहीं रखती, बिकॉज वहां पे आप मेरिट को खा रहे हो बेसिकली. राइट. एंड लक के ऊपर थोड़ा जा रहे हो. तो बट लोगों के लिए ये आर्गुमेंट होती है. अब प्रोज क्या है इस चीज के? प्रो एक कौन और बोल देता हूँ, विच इज नॉट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी बट बेसिकली बिकॉज ऑफ द पीपल दैट ऑपरेट ऑन दैट टेक्नोलॉजी, जो रेफरीज हैं. कि भाई VAR आ तो गया है, अब ये तो हर सिचुएशन में यूज हो, सेलेक्टिवली ना हो. कि भाई 2-3 डिसीजंस के लिए यूज कर लिया और वो सही भी हो गए, बट जब 2-3 और होने चाहिए तो उन पे नहीं किया, तो फिर वो अनफेयर हो जाता है. राइट. प्रोज क्या है मेरे हिसाब से? वो अल्टीमेटली ये कि भाई अल्टीमेट पॉइंट क्या है? मेरिट बेस बनाना है फुटबॉल को, कि जो सही है उसको रिकग्निशन दी जाए, जो गलत है उसको ओवरटर्न कराया जाए. तो वो तो पर्पस सर्व कर ही रहा है ना. रेफरीज की जो गलती हो रही है विद फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज ओन, ही इज आल्सो ह्यूमन, तो गलतियां होंगी. उसको अगर वो रेक्टिफाई करके दे रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? राइट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई थिंक ये चीज सही है अगेन कि जो चीज गलत हो रही है उसको सही कर रहा है, वो चीज सही है वहां तक. बट देयर आर ऑल्सो राइट थिंग्स जिसको गलत कर दे रहा है, एंड आई थिंक दैट मेक्स इट वर्स. यार वो बहुत, मैं बताता हूँ, एक 2019 में एक स्टैट निकला था, जो एक्यूरेसी है डिसीजंस की, रेफरी डिसीजंस की बिफोर VAR वाज 93%. ओके. और उसके बाद आने से 98.8 हो गई थी. अब आज के टाइम पे कितने मुझे नहीं पता, वो 2019 को भी 4-5 साल हो गए. आई एम श्योर कि इसी के आसपास होगी. तो ऑलमोस्ट 5% का इंप्रूवमेंट आपको मिल रहा है, तो क्या ही बुरा है. आई थिंक पता है फ्रस्ट्रेशन वहां पे आता है जब आपको साफ साफ चीजें दिख रही हैं, अलग अलग एंगल से दिख रही हैं, स्लो मोशन में दिख रही हैं, उसके बाद भी आप गलत डिसीजन ले रहे हो. आई थिंक वहां से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन जागती है. इसलिए आई थिंक ये जो VAR इज रूइनिंग फुटबॉल जो डिबेट है यहीं से उठ के आई है. वरना किसी के अगर से ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्स देखे तो नेचुरल है कि टेक्नोलॉजी आपसे बेटर डिसीजन बता के देगी.
अब पता मुझे एक चीज़ और भी लगती है कि क्योंकि VR हम पहली जनरेशन में जो कि VR देख रहे हैं, ठीक है, हमारे सामने आया है और हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ऑफ कोर्स, तो जो चीज़ नहीं आई है ना उसको थोड़ी हेजिटेंस होती है एक्सेप्ट करने में इनिशियली, राइट। तो अगर वो चीज़ 10 में से 8 बार सही चीज़ करके दे रही है लेकिन 2 बार गलत चीज़ें दे रही है ना, तो हम फोकस उस 2 चीज़ों पे ही करेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में ऑलरेडी एक हॉस्टाइल नैरेटिव बना हुआ उसके अगेंस्ट कि यार ये ओरिजिनली नहीं था हमारे गेम में, अब ये आ गया हमारे अटेंशन खाने के लिए, राइट। तो हम अपनी अटेंशन डाइवर्ट उन 2 चीज़ों भी करेंगे जो उसने गलत करी है, 8 चीज़ें जो सही करी उस पर फोकस ही नहीं करेंगे। तो आई थिंक वो भी एक प्रॉब्लम है, नेगेटिव बायस वाली जो थ्योरी होती है वो आ जाती है। एंड इसके 2 सॉल्यूशंस हैं जो कि मतलब अगेन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किए गए बट सजेस्टेड सॉल्यूशंस हैं। एक ये कि मैनेजर्स के पास रिव्यूज हों, जैसे क्रिकेट में होते हैं DRS टाइप के, कहते हैं कि आप मैनेजर्स को 2-3 रिव्यू दे दो जो कि अपने हिसाब से वो ले सकते हैं। आई थिंक जेन्युइनली क्रिकेट से सीखने को बहुत कुछ है। आई थिंक DRS बहुत तगड़ा रिव्यू नहीं है, आई थिंक, बट दैट कांट वर्क इन फुटबॉल। क्रिकेट में हर बॉल आप फेंकते हो उसका गेम कम्स टू अ स्टॉप। पॉइंट बेसिकली यही है कि आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि ये रिव्यू दे दो उनको, बट जिस तरीके से VR चेक होता है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑन अ स्मॉल मॉनिटर जो कि ऐसे शील्ड लगी हुई इसकी चारों तरफ, पुट इट ऑन द बिग स्क्रीन और ऑडियो सुनाओ। ये दूसरा और सोल्यूशन यही था कि आप ऑडियो सुनाओ रेफरी और जो असिस्टेंट रेफरी उनके बीच में क्या बात चल रही है। DRS में जो होता है ना, क्रिकेट में पूरा स्टेडियम देख रहा होता है क्या चल रहा है, सबके सामने हो रहा होता है। एग्जैक्टली। एंड ऑल्सो जिन डिसीजंस पे अपना DRS नहीं लिया जाता उसका भी रिप्ले दिखाते हैं कि अगर लिया होता तो क्या होता, वो भी दिखाते हैं। राइट। वो भी दिखाओ भाई, वो फुटबॉल में दिखाओ। आई थिंक वो दिखा नहीं सकते। क्यों? फुटबॉल लगातार चल रहा होता है ना, क्रिकेट में तो आपने बॉल डाली फिर आपके पास कुछ सेकंड का गैप आ गया। नहीं तो वो स्क्रीन पे दिखाते हो, प्लेयर्स अपना खेल रहे हैं, क्राउड के लिए है ना वो। क्राउड भी तो गेम पे ध्यान देगी, क्राउड भी तो 45 मिनट तो लगातार गेम चल रहा है यार। वो तुम्हें लग रहा है ऐसा, बट जब तुम स्क्रीन पे कुछ दिखा रहे होगे ना ऐसा, तो क्राउड देखेगी उस तरफ भी। मे बी, बट आई थिंक कि थोड़ा फुटबॉल में वो चीज़ फुटबॉल में वो चीज़ काम नहीं कर पाएगी। तो आई थिंक ये जो दूसरा वाला था कि अब आवाज़ सुनाओ कि क्या बात चल रही है, कैसे डिसीजन ले रहे हैं वो लोग, क्या एग्जैक्टली कॉन्वर्सेशन है, आई थिंक दैट इज अ मस्ट। अगर आपको वो VR का इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, उसके सपोर्ट में चीज लाना है, तो दैट इज अ मस्ट। बट नाउ मूविंग ऑन, द नेक्स्ट अनपॉपुलर ओपिनियन इज सुपर लीग इज बेटर फॉर फुटबॉल देन चैंपियंस लीग। एंड इसके बारे में भी हमने कुछ टाइम पहले एक पॉडकास्ट बनाई थी, बहुत डिटेल्ड पॉडकास्ट है, वो देख लोगे सब समझ में आ जाएगा। तो पहली बात तो मैं उसको लिंक कर दूंगा, अभी ऊपर आपको कार्ड में दिख जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एवरीथिंग दैट यू शुड नो अबाउट यूरोपियन सुपर लीग, कि क्या वो बेटर है चैंपियंस लीग से, क्या वो बेटर नहीं है, क्या हिपोक्रेसी है क्लब्स की, फैंस की, उसमें इस डिबेट को लेके सब कवर करा हुआ है। यहाँ पे हम लोग इसको एक अनपॉपुलर पॉपुलर ओपिनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे जल्दी से। डिटेल अगर आपको चाहिए तो उस वीडियो पे आप जाके देख सकते हो। क्या लगता है भाई इसका आंसर? आई थिंक वेरी सिंपल आंसर इज यस। एंड व्हाई आई से दैट यस एज इन इट इज बेटर। हाँ, दैट इज बिकॉज कि अल्टीमेटली फुटबॉल कैसे ग्रो करेगा, पैसे से ग्रो करेगा। फुटबॉल क्लब्स कैसे ग्रो कर सकते हैं, पैसे से ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम पे फुटबॉल, अगर हम लोग बात करें कि इन जनरल छोटे छोटे क्लब्स की क्या सिचुएशन है, दैट इज एट एन ऑल टाइम लो। सीरिया में क्लब्स, लाज़ियो एक टाइम पे सीरिया जीतने वाली थी, उसके बाद से 11-12 पे आ गई। जितने भी क्लब्स, अभी हमने जिरोना का देखा है कि जिरोना अच्छा खेल रही है। आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये लोग अगले सीजन से या नेक्स्ट सीजन से वापस एकदम नीचे वो तो होता ही है। एक बार भी अगर एक क्लब क्लब्स लाइक विलारियल, यार अभी तो बायर्न म्यूनिख को हराया था। मैं तो 15-15 या बॉटम टियर क्लब को देख के मैं चौंक गया था कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये इतनी नीचे कैसे आ गई। राइट। तो ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि एक सीजन अच्छा जाता है, उसके बाद वो इन्वेस्ट करते हैं, उसके उनका पैसा बचता ही नहीं है कि हम आगे कैसे जाए। तो वही ना, कई लोग कहेंगे कि यार पहले होता था कि इन लोगों ने एक साल अच्छा करा तो इनको UCL में खेलने का मौका मिलता था, जैसे कोपेनहेगन का हुआ था। राइट। अब नहीं होगा वो, क्योंकि अब मान लो जिरोना जीत भी जाए तो पहले उन्हें वो 3rd टियर वाली लीग खेलनी पड़ेगी। कौन सी लीग थी वो? ब्लू स्टार लीग थी, ब्लू लीग थी और सिल्वर गोल्ड लीग थी। गोल्ड लीग थी, पहले ब्लू है फिर गोल्ड है फिर सबसे ऊपर स्टार है। तो वो पहले जो है अपने ब्लू लीग में आएंगे, फिर वहां पे टॉप 2 में फिनिश करेंगे, तब जाके फिर वो स्टार में आएंगे, फिर वहां पे टॉप 2 फिनिश करेंगे, तब जाके वो गोल्ड में आएंगे, फिर जब टॉप 2 फिनिश करेंगे तब जाके स्टार पे आएंगे। राइट। तो बेसिकली जिस साल वो लीग जीते हैं उसके 2 साल बाद जाके वो UCL वाले लेवल पे पहुंचेंगे। और यहाँ पे अभी क्या होता था कि डायरेक्टली UCL में पहुंच गया। राइट। ये कौन है, बट इज इट रियली अ कौन? बिकॉज हम कितनी बार देखते हैं कि एक टीम एक सीजन के लिए पीक कर जाए फिर दोबारा नीचे आ जाए, जैसे कि तुमने कहा। तो मेरिट नहीं है उसमें एग्जैक्टली देखा जाए तो। एक फेरी टेल स्टोरी है कि हाँ अंडरडॉग आ गया, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, बट क्या वो मेरिट बेस्ड है एक्चुअली में? क्योंकि परफॉर्मेंस को तो सिर्फ एक सीजन से जज नहीं कर सकते। एंड इज इट एक्चुअली हेल्पिंग द क्लब टू ग्रो? हाँ, कुछ नहीं होता उसके बाद। एक सीजन आपके पास पैसा गया हो तो खत्म ही हो जाएगा ना अल्टीमेटली।
ये कंसिस्टेंट है। मे बी आपको इनिशियली 1-2 सीजन में आपको लगे कि नहीं यार हमारा क्लब उस लेवल पे ग्रो नहीं कर रहा, बट ओवर टाइम जब आप स्टार लीग में पहुंचोगे ना, तो जितना पैसा आपके पास होगा आप अलग लेवल के क्लब बन चुके होंगे। दूसरा आर्गुमेंट ये है कि भाई बड़े मैचेस होते हैं, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। उसका भी वही था कि यार तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, मंडे को बारसा वर्सेस रियल मैड्रिड आ रहा है, ट्यूसडे को जिरोना वर्सेस सेविया आ रहा है। हाँ। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मंडे को बारसा वर्सेस मैड्रिड है और वेंसडे को बारसा वर्सेस यूनाइटेड है। तो अब बारसा यूनाइटेड की जगह तुम जिरोना सेविया देखोगे या फिर वो देखोगे? बारसा यूनाइटेड ऑब्वियसली, राइट। पॉइंट ये नहीं है कि बड़े मैचेस ज्यादा हो रहे हैं, पॉइंट ये है कि मैचेस हफ्ते में 2 ही होने हैं। अब वो दोनों बड़े मैच देखने या फिर एक बड़ा एक छोटा देखना, पॉइंट वो है, राइट। तो वो सब्जेक्टिव है, बट आई थिंक कि हाँ भाई अल्टीमेटली मैच आएगा तो सब देखेंगे एग्जैक्टली, ये कहने की बात है। एंड अल्टीमेटली मैं ये कहूंगा कि जितने स्टेट ओन क्लब्स आ रहे हैं आजकल, न्यूकासल को ले लिया, सिटी आ चुकी है, PSG इतनी बड़ी क्लब है भाई, इनके साथ कॉम्पीट करना है तो ये जो भी बार्सिलोना, रियल मैड्रिड जैसे जो सोशो जोन क्लब है, ये सब कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे आगे जाके। एंड दैट इज द सोल रीजन व्हाई दे आर ट्राइंग टू स्टार्ट दिस लीग अल्टीमेटली, राइट। तो आई थिंक अल्टीमेटली ये फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए, कंपटीशन और ऊपर लाने के लिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो सबकी, उसके लिए सुपर लीग इज द बेटर ऑप्शन। हर क्लब को पैसा भी ज्यादा मिलेगा बिकॉज मिडिलमैन जा रहे हैं एग्जैक्टली, जो कि पहले फीफा और यूएफए। तो मॉनेटरी वाइज में हम लोग देखे जाए तो हर क्लब के लिए बेटर ही होने वाला है, राइट। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कि क्लब्स को बेटर बेनिफिट देंगे एंड क्लब्स का फायदा होगा तो उनके फैंस का भी फायदा ही होगा। फैंस को भी फ्री स्ट्रीमिंग मिलेगी अपेरेंटली, पता नहीं कितने सालों के लिए, लेकिन मिलेगी। तो हाँ, अभी सुनने में तो बेटर ही लगता है, राइट, दैट इज फॉर श्योर। बट नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेकंड लास्ट फुटबॉल ओपिनियन, अनपॉपुलर, हालैंड एंड एम्बापे विल नेवर बी एबल टू रेप्लिकेट द मेसी वर्सेस रोनाल्डो राइवलरी। ये तो कोई वो मतलब डिबेट भी है क्या इसमें? आई थिंक बहुत आराम से है कि नहीं कर पाएंगे, एंड आई थिंक काफी रीजंस है उसके। ये अनपॉपुलर थोड़ी है ये ओपिनियन, वही मतलब कहते हैं लोग, बट लाइक लेट्स जस्ट ब्रेक इट डाउन। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि एज ऑफ नाउ अनपॉपुलर ये होगा कि एम्बापे हालैंड विल सरपास द मेसी रोनाल्डो। हाँ, वो ज्यादा ही अनपॉपुलर हो जाएगा। बट आई थिंक एज ऑफ नाउ पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा, जो कि आगे जाके शायद ऐसी सच हो जाए, बट एज ऑफ नाउ हालैंड एम्बापे दोनों सेम लीग में नहीं खेलते, एंड आई थिंक जब तक दे डोंट गो हेड टू हेड अगेंस्ट ईच अदर ना, ऑन अ लाइक वीकली बेसिस, इन द सेंस कि उनको पता है कि वो जो भी रिजल्ट ला के देंगे अपनी टीम को, उससे वो अल्टीमेटली टाइटल जीतेंगे या हारेंगे। जब तक वो सेम लीग में नहीं होंगे ना, सेम टाइटल के लिए कम्पीट नहीं कर रहे, हाँ, तब तक आई थिंक वो राइवलरी उतनी आ ही नहीं सकती। पहली बात तो दोनों को एक बहुत 2 बड़े क्लब्स के लिए खेलना चाहिए जो कि आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, जो कि बारसा मैड्रिड हो सकते हैं, मे बी प्रीमियर लीग में सिटी लिवरपूल हो सकते हैं, बट वही बात है कि वो स्टैचर नहीं होता क्लब्स का। पहला रीजन तो आई थिंक ये है, जो कि आगे जाके शायद चेंज हो जाए। सेकंड मैं ये कहूंगा कि हालैंड का इंटरनेशनल लेवल पे कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, एंड सैड थिंग इज यू डोंट इवन एक्सपेक्टेड कि कुछ होगा भी। तो आई थिंक आपका जो भी राइवलरी रहेगी वो सिर्फ क्लब तक ही रहेगी। रोनाल्डो मेसी की तो इंटरनेशनल में भी चल रही है, अपनी क्लब लेवल पे भी चल रही है, हर जगह चल रही है। तो आई थिंक एक ये चीज़ और होगी जो कि हालैंड के उसके पॉइंट में उसके फेवर में नहीं प्ले करेगी अल्टीमेटली। आई थिंक एक और बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि हालैंड एम्बापे ने अपने आधे 20s, अब मैं 20s से स्पेसिफाई इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई थिंक स्पोर्ट्स एक ऐसा करियर ऑप्शन है जहाँ पे आपका ना करियर पाथ थोड़ा जल्दी खत्म होता है। हाँ, मतलब जैसे आप स्पोर्ट्स के बाहर अपने करियर में जो चीज़ आप 30 पे एक्सपेक्ट करते हो अचीव करना, वो आपको बाय द टाइम स्पोर्ट्स में आप शायद 22-23 पे आपको उस लेवल पे होना होता है, क्योंकि आउटसाइड स्पोर्ट आपका करियर 60 साल तक चल रहा है, 60 की एज तक चल रहा है। तो और यहाँ पे आपका शायद 10-15 साल का करियर है सिर्फ, तो बहुत जल्दी जल्दी फेजेस आते जाते रहते हैं। तो स्पोर्टिंग टर्म्स में आपको जो चीज़ 22-23 साल की होना अचीव कर लेनी चाहिए, शायद आप आउटसाइड स्पोर्ट में कोई करियर बनाओगे तो वो 30-40 की उम्र में करोगे। तो बेसिकली इन लोगों ने अपने आधे 20s 25-26 तक जब तक ही होंगे, इन लोगों ने मेसी रोनाल्डो के शैडो में बता दिया। एग्जैक्टली, सबसे बड़ा पॉइंट ये भी था। हाँ, राइट, कि भाई मेसी अभी भी फीफा द बेस्ट है भाई, फीफा द बेस्ट है। एम्बापे 26 साल का होने वाला है, हाँ, और अभी तक वो मेसी रोनाल्डो उससे ऊपर उठे नहीं है लोग। हालैंड 24 का हो जाएगा, हालैंड 24 का हो जाएगा। सबको अभी भी मेसी रोनाल्डो चाहिए, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, एम्बापे हालैंड हो रहा है नहीं हो रहा। तो वो जो एक राइवलरी से लोग मूव ऑन ही नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे पे फोकस क्या करेंगे? मतलब बाय द टाइम पीपल विल मतलब प्रॉपरली मूव ऑन फ्रॉम मेसी रोनाल्डो, हालैंड एंड एम्बापे विल बी नियरिंग देयर 30s। हाँ, ट्रू, मतलब 27-28 एटलीस्ट एम्बापे तो हो गया होगा। हाँ, और उसके बाद कितने ही साल और बचे हैं फिर, राइट, 7-8 साल भी तुम अगर ले लो तो इट इज नॉट इवन अ डेकेड। एंड मेसी रोनाल्डो की हम बात करेंगे, लोगों ने ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स तक डोमिनेट करा है। हाँ, तो एक चीज जो कि एक डेकेड भी लास्ट नहीं कर रही है वर्सेस समथिंग दैट हैज लास्टेड फॉर 20 years, तो तुम कैसे ही कंपेयर कर सकते हो? एक जो काउंटर आर्गुमेंट लोग बनाएंगे वो ये है कि भाई हालैंड और एम्बापे के रिकॉर्ड्स देखो उनकी एज पे, इट इज बेटर देन मेसी रोनाल्डो। आई थिंक है बेटर, पर एक जो मेरे दिमाग में पॉइंट आता है वो ये है कि
फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ देयर करियर्स दे आर टू वेरी डिफरेंट प्लेयर्स. मेसी रोनाल्डो नहीं, ये दोनों तो वो मेसी रोनाल्डो भी तो है. मेसी रोनाल्डो कुछ भी कह लो, स्टार्ट दोनों का बहुत सेम हुआ था. दोनों विंगर्स थे प्रॉपर. हाँ, दोनों को इवन अप टिल 2014 तो रोनाल्डो प्रॉपर विंगर खेलता था. उसके बाद जाके उसने खेलना स्टार्ट किया था सेंटर फॉरवर्ड. 2014 मतलब चैंपियंस लीग भी तब तक जीत चुका था, बैलन डोर भी तब तक जीत चुका था, बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर भी था, और मेसी भी वहां तक था ही वहां पे. हालैंड और एम्बापे का आई थिंक वो गोल वाला जब तक कहेंगे कि गोल्स हैं ज्यादा, अभी हम कह रहे हैं क्योंकि एम्बापे भी एट टाइम सेंट्रली खेल रहा है. बट इफ वी टॉक अबाउट इट वेरी ऑनेस्टली तो दोनों बहुत स्टार्टिंग ऑफ द करियर से बहुत डिफरेंट प्लेयर्स हैं. मेसी रोनाल्डो में जब वो राइवलरी स्टार्ट हुई थी तब दोनों को एज अ विंगर ही माना जाता था. रोनाल्डो वाज नॉट कंसीडर्ड एज अ स्ट्राइकर. तो वो बहुत डिफरेंट हो गई डिबेट जाके. मे बी 2014 जैसे रोनाल्डो होता तो शायद डिबेट एग्जिस्ट ही नहीं करती. कहते कि नहीं तो प्लेयर्स बहुत डिफरेंट है स्टार्टिंग से ही. बट द फैक्ट कि रोनाल्डो ने बाद में जाके अपना करियर चेंज करा है, अपनी मेसी ने भी बाद में जाके अपना चेंज करा है, राइट. तो इसलिए वो जो राइवलरी थी वो अभी तक चल भी रही है कि इतने बड़े डिफरेंट प्लेयर्स हैं. अल्लाह से रोनाल्डो स्ट्राइकर खेलता है. अभी मेसी रियल सीजन कप में कहाँ खेल रहा था? पीछे खेल रहा था, पर बुस्केट्स के बगल में खेल रहा था. राइवलरी है. हाँ. तो आई थिंक वो चीज इसलिए कैरी फॉरवर्ड हुई है क्योंकि स्टार्ट दोनों का सेम था. यहाँ पे दोनों का स्टार्ट ही बहुत डिफरेंट है. तो पीपल रियली डोंट रियली हैव द सेम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बोथ ऑफ देम एज वेल. वेरी ट्रू, ये भी हो सकता है. एंड मेन पॉइंट मेरा वही है कि यार by the time Messi Ronaldo were 26-27 they already had what 3-4 Ballon d'Ors. Right. बेसिकली जो बैलन डोर की वैल्यू बनी है ना, ये मेसी रोनाल्डो के एरा में आके बनी है. उस लेवल की जो जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे हम टू द पॉइंट कि अब लोग इंटरेस्ट भी थोड़ा लूज कर रहे हैं कि इन्हीं को मिलना है तो फायदा ही क्या है. मतलब मोर प्रिसाइसली मेसी. उस लेवल ऑफ फैनेटिसिज्म को दोबारा रिवोक करना वंस मेसी एंड रोनाल्डो आर रिटायरिंग, कि भाई इस साल बैलन डोर किसको मिलेगा, हालैंड या फिर एम्बापे. आई थिंक वो मोनोपोली क्रिएट करना थोड़ा इम्पॉसिबल है बिकॉज यू ऑल्सो हैव गाइज लाइक बेलिंगम. You will hopefully have somebody like Pedri also. और भी I'm sure लोग आएंगे अभी. विनीशियस भी होगा, जो कि डेफिनेटली कंटेंडर्स में होंगे. बट मेसी और रोनाल्डो में तो कितने सालों पे तो यही टॉप 2 में फिनिश कर रहे थे भाई. हालैंड एम्बापे तो अभी नहीं कर पा रहे टॉप 2 में फिनिश. इनमें से कोई एक तो मेसी की जगह पे बाहर ही हो जाता है. राइट. तो एक राइवलरी क्रिएट करने के लिए इन अ टीम स्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट ये भी कि इंडिविजुअल एक्कोलेट्स क्या हैं. और वो तो इन दोनों के इनके लेवल पे नहीं आने वाले. राइट. तो चाहे इनकी आपस की राइवलरी कितनी भी इंटेंस हो जाए कि दोनों 0 बैलन डोर पे अटके हुए हैं, बट जो बंदे 5 बैलन डोर पे राइवलरी कर रहे हैं और जो 2 बंदे 0 बैलन डोर पे राइवलरी कर रहे हैं, दोनों का लेवल अपने जगह पे सेम है, लेकिन एक 5 पे और एक 0 पे. एंड नोटिस हाउ ये जो स्टैट्स है ना, ये है उनके बेटर है इस टाइम पे. बट द एक्चुअल पॉइंट इज कि क्योंकि इन लोगों ने स्टार्टिंग से ही वैसी पोजीशंस पे खेला है. एंड आई थिंक वो वाली बात भी कि इनको फुटबॉल गेम ज्यादा खिलाए गए. एंड एक चीज मैं अभी भी बोलूंगा कि आप कितना भी खेलो, इनका बेटर स्टैट्स है इस टाइम पे. अगर कोई भी बात करें इनका बेस्ट सीजन क्या है, दैट इज नोवेयर क्लोज टू मेसी रोनाल्डो. अभी हालैंड ने 50-60 गोल मार दिया, हम कह रहे थे भाई ये क्या कर दिया. मेसी के 91 अगले सीजन में आके दिख रहा है कि नहीं मार पाएगा. वो चीज कंटिन्यू रखना इज वेरी डिफिकल्ट. एंड दैट इज व्हाई दे से कि गेटिंग टू द टॉप इज इजी, स्टेइंग एट देयर इज वेरी डिफिकल्ट. वो चीज एक्चुअली में ट्रू है. तो आई थिंक वो क्या हमें देखने को मिल पाएगा अक्रॉस द नेक्स्ट डेकेड, आई एम नॉट श्योर. राइट. मतलब मेसी रोनाल्डो ने कुछ 8-9 सीजन्स में 50 गोल ज्यादा मारे. हाँ. राइट. बहुत ज्यादा होता है भाई वो. मतलब तुम समझ रहे हो, एम्बापे भी 26 का है. हाँ. उसने कितने 2 सीजन में शायद मारे हैं. हाँ, राइट. 1-2. उसको भी 6-7 सीजन में और मारना है. बाय द टाइम ही विल बी 33-34. हाँ. तब तक उसको हर साल मारने पड़ेंगे अभी. राइट. 50 से ऊपर गोल, तब जाके वो उस रिकॉर्ड के पास पहुंचेगा. हाँ. तो उन्होंने बहुत गोल शायद भले ही मार लिए हो, लेकिन अगले 7-8 साल तक इनको और भी ज्यादा गोल मारने पड़ेंगे टू कम क्लोज टू द अल्टीमेट टैली. पॉइंट वो है, द लॉन्जेविटी हैज बीन सच कि इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू रेप्लिकेट दैट. राइट. तो आई थिंक मीडिया वाइज, स्पोर्टिंग वाइज, टैलेंट ले लो, अपना स्टैट्स ले लो, इंडिविजुअल ऑनर्स ले लो, किसी भी लेवल पे दिस डज नॉट कम क्लोज टू मेसी रोनाल्डो. एंड मेन बात तो ये कि मेसी रोनाल्डो जब स्टार्ट कर रहे थे तो एक और कोई राइवलरी नहीं थी उस टाइम. हाँ. इनके आधे 20s तो मेसी रोनाल्डो के अंडर ही निकले. राइट. ये प्रॉब्लम है. एंड नाउ द फाइनल अनपॉपुलर ओपिनियन व्हिच इज मैनचेस्टर यूनाइटेड्स 99 ट्रेबल राइट विन वाज ओवररेटेड. इसके बारे में क्या कहना है भाई? या मेरा इसमें बहुत ज्यादा कोई फर्म ओपिनियन नहीं है. आई एम वेटिंग फॉर यू टू चेंज माई माइंड या फिर इन्फ्लुएंस मी. अच्छा, आई थिंक मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि इन लोगों ने जो बोला है, ये दिस इज द स्टेटमेंट, मैनचेस्टर ट्रेबल विन वाज ओवररेटेड. आई डोंट थिंक सो. ऐसा है पहली बात तो. तुम तो कहते कि है. नहीं, मैं वही कहने वाला हूँ, क्योंकि सी आप ये कह सकते हो कि जितने ट्रेबल्स जीते गए हैं मे बी उसमें सबसे ज्यादा अंडररेटेड है. बट ये कह देना कि भाई किसी टीम ने ट्रेबल जीता है और वो अंडररेटेड है,
मतलब ओवररेटेड है। नहीं, आई थिंक वही क्वेश्चन वही है कि इट इज द मोस्ट ओवररेटेड ट्रेबल एवर। मतलब पता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी टीम अगर ट्रेबल जीतती है तो एक वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए भाई। हाँ। रिगार्डलेस चाहे कुछ भी। आई थिंक क्वेश्चन ये कि जितने भी टीम्स ट्रेबल जीती हैं आज तक, उन ट्रेबल्स में से सबसे ओवररेटेड ट्रेबल कौन सा है? ओके, तो वो लोग कहते हैं कि ये वाला है। ओके, नाउ इसके पीछे की बैकिंग क्या है? राइट, सो अकॉर्डिंग टू ओप्टा स्टैट्स, ये जो 99 विनिंग स्क्वाड, यूसीएल विनिंग स्क्वाड थी, दैट वाज द वर्स्ट परफॉर्मिंग यूसीएल विनर्स एवर। नाउ क्यों मैं ये कह रहा हूं? दे एवरेज 1.45 गोल्स पर मैच, जो कि काफी कम है बाय द वे, and they finished with a win rate of 45%, which is the worst by a winning team in the history of the tournament. कोई भी टीम जो कि आगे जाके यूसीएल जीती उसकी विन परसेंटेज इतनी कम नहीं रही जितनी यूनाइटेड की रही है, 45%। और अगर हम लोग उसकी जो सेकंड ट्रॉफी होती है जो कि सबसे ज्यादा मानी जाती है, प्रीमियर लीग, विच इज जो प्रीमियर लीग लोग जीते थे वो 79 पॉइंट से जीते थे। दैट इज द थर्ड लोएस्ट विनिंग टैली इन द हिस्ट्री ऑफ द प्रीमियर लीग। एंड अगेन ये चीज वैसे एज यू सेड कि लोग थर्ड लोएस्ट है। थर्ड लोएस्ट है। अच्छा। एंड जिनको लोग सोच रहे हैं कि कैसे प्लेयर्स थे वहाँ पे, कैसे टाइप के प्लेयर्स थे, अच्छा नहीं सॉरी लोएस्ट है, सॉरी लोएस्ट है, माय बैड। जैसे टाइप के प्लेयर्स थे वहाँ पे, यॉर्के, बेकहम, डेविड, रायन गिग्स, स्कोल्स, कीन, ओले, गैरी नेविल, निकी बर्ड, जॉर्डी क्रॉयफ, सारी जो प्लेयर्स थे स्टैक टीम थी। तो मैं यही कहूँगा कि प्लेयर्स भी अच्छे थे एंड ऑब्वियसली दे डिड नॉट परफॉर्म अप टू दैट लेवल जो कि इन्हें प्रॉब्ली करना चाहिए था। तो ऑफ ऑल द ट्रेबल्स दैट द टीम्स हैव वन, मे बी पीपल कैन से कि हाँ यार ये उतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं थी जितनी बाकी टीम्स की रही है। बट पता है यहाँ पे भी आई थिंक अल्टीमेटली ये कहना चाहिए मुझे कि वॉट इज इम्प्रेसिव एग्जैक्टली। क्योंकि जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, इसमें कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। जैसे तुमने यूसीएल वाला भी बताया ना, उसमें लोग ये रियलाइज नहीं करते कि उनका ग्रुप क्या था। उसमें बायर्न म्यूनिख और बार्सिलोना दोनों थे, राइट। तो वहां पर इन लोगों ने अल्टीमेटली बार्सिलोना को ट्रम्प करके सेकंड फिनिश करा है और फिर अल्टीमेटली बायर्न म्यूनिख को फाइनल में भी हरा दिया, जो कि इनके ग्रुप में थी। उसमें इन लोगों के 6 मैच में से 2 विन्स थे और 4 ड्रॉस थे ग्रुप स्टेज में। तो उसके चलते हुए इनके ओवरऑल पॉइंट्स, एवरेज पर मैच, अपना गोल्स पर मैच, वो सब भी कम हो गया। बट कॉन्टेक्स्ट क्या किया भाई, ग्रुप ऑफ डेथ में थे ये लोग। 2 टीम्स देख रहे हो कौन सी है, बायर्न और बार्सा साथ में। तो वो सब चीजें भी तो जरूरी है ना। जैसे एफए कप जब जीते ये लोग, तो उसमें लोगों ने चेल्सी, लिवरपूल, आर्सेनल, न्यूकैसल सबको हराया टू विन द एफए कप, राइट। यूसीएल के कैंपेन में इन लोगों ने इंटर मिलान को हराया, यूवेंटस को हराया क्वार्टर सेमीज वगैरह में। उससे पहले बायर्न बार्सा के साथ ग्रुप स्टेज पे थे, फिर फाइनल में आके बायर्न को दोबारा हराया, राइट। तो जिन टीम्स को हराया वो भी तो देखो ना, सिर्फ ये थोड़ी कि कितने पॉइंट्स है, कितने गोल्स पर गेम है। एंड पता है मुझे अल्टीमेटली ये लगता है कि एक जो अगली साइड ऑफ फुटबॉल होती है ना, वी डोंट रियली अप्रिशिएट इट दैट मच। ये चीज मैंने रिसेंटली करना स्टार्ट किया जब मैंने अपना पेस में थोड़ा अगली खेलना स्टार्ट करा, थोड़ा डिफेंसिव स्टाइल ऑफ प्ले, क्योंकि वो भाई पता है एक्चुअली में थोड़ा मजा आता है वो थोड़ा इरिटेट करने में अपोजिशन को। तो ये जो ऐसी टाइप की विन्स होती है ना, जो कि 1-0 विन हो गई, जो यूसीएल फाइनल था, जिन लोगों ने वो मैच देखा है बायर्न और इसका अपना यूनाइटेड का, दैट वाज आल्सो वेरी एंटरटेनिंग। अल्टीमेटली ओले एज अ सुपर सब आके गोल मारता है जिताने के लिए। तो ये जो भी ट्रेबल विन थी, आई थिंक ये बहुत सब्जेक्टिव चीज होगी। मे बी लोग कहेंगे नहीं भाई जो सिटी ने ट्रेबल जीता उसके जितना डोमिनेंट तो नहीं थे लोग, मे बी नहीं थे, ट्रू है, नहीं थे, मैं वही कह रहा हूँ नहीं थे। बट मैं ये कह रहा हूँ कि लाइक हर चीज की अपनी ब्यूटी होती है एंड ऐसे सॉर्ट ऑफ ऐसे टाइप की विन्स निकालना, जैसे जो मैड्रिड का जो अपना यूसीएल कैंपेन था, जो यूसीएल जीते थे, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा जीत के जीते थे, जो 21-22 वाला जो है, जिसमें लिटरली हर गेम में लोग पीछे थे और फिर कम बैक करके जीते हैं। हाँ, तो उसकी स्पेशलिटी यही है ना कि हर बार इम्पॉसिबल जगह से इन लोगों ने कन्वर्ट करा और जीत गए। राइट। अब क्या इसका मतलब ये कि इन लोगों ने डोमिनेट करके यूसीएल जीता? नहीं, क्योंकि डोमिनेट कर रहे होते तो अब हर मैच में 2-3-0 अप होते हमेशा से, कभी स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ता इतना। But that does not take away from the beauty of that UCL campaign. That is what makes it special. तो यूनाइटेड वाले ट्रेबल को लेके आई थिंक यही आर्गुमेंट आता है कि इतना स्ट्रगल करके लोग जीते हैं, बट उस स्ट्रगल में तो ब्यूटी है उस ट्रेबल की। हाँ, ये जरूर है कि इट इज द वन ऑफ द लीस्ट डोमिनेंट ट्रेबल्स एवर, ये कह सकते हो। बट ओवररेटेड अंडररेटेड की तो बात ही नहीं है इसमें। ओवररेटेड अंडररेटेड कहाँ से हो जाएगा कुछ भी। कोई टीम जो कि 4 गेम ड्रॉ करके सरवाइव कर रही है ग्रुप ऑफ डेथ में और फिर समहाउ बड़ी बड़ी टीम्स को हरा रही है फ्रॉम बिहाइंड, तो उसको तुम क्या कहोगे कि ओवररेटेड है? भाई तुम करके दिखा दो, भाई तुम ट्रेल कर रहे हो हाफ टाइम पे और फिर ओवरटर्न करके दिखा दो। ये ओवररेटेड कहाँ से हो जाएगा? इसमें ओवररेटेड अंडररेटेड की बात ही नहीं है। इसमें यह कि आपने डोमिनेट नहीं करा, लेकिन आपने अपनी पूरी विल पावर दिखाई, यहाँ पे कैरेक्टर दिखाया, आप लोगों ने कैरेक्टर दिखाया। तो उसमें कुछ ओवररेटेड अंडररेटेड का क्वेश्चन होता ही नहीं है। राइट। इट इज अबाउट कि भाई इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे ग्रिट था,
बहुत विल पावर थी, डिटर्मिनेशन था, और एक जगह पे कि भाई एकदम डोमिनेशन था, फ्लेयर था, जो कि हमने जैसे सिटी के ट्रबल के लिए खेला। तो वो दोनों चीजें अलग अलग हैं, बट इसमें कुछ भी ओवररेटेड अंडररेटेड नहीं है। राइट, दैट इज हाउ आई पुट आई थिंक मेरा भी यही होगा कि अल्टीमेटली यू कांट जस्ट से कि ये चीज ओवररेटेड है। पहली बार तो ट्रेबल जीते हैं, या तो आप करके दिखा देते हैं, इतना आसान था तो। एंड हर चीज की अपनी ब्यूटी होती है, अगली साइड ऑफ फुटबॉल एंड ऑब्वियसली द ब्यूटीफुल ऑफ साइड ऑफ फुटबॉल, दोनों चीज को अलग अलग लोग अप्रिशिएट करते हैं। इट हैपेंस टू बी सो कि मैं उसको भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा रिसेंसी बायस है मेरा। बट आई थिंक ये ओवररेटेड तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते इस चीज को। कोई भी ट्रेवल ओवररेटेड नहीं हो सकता। बट विद दिस भाई काफी मजा आया ये चीज डिस्कस करने में, जो 10 अनपॉपुलर ओपिनियंस थे, कंट्रोवर्शियल भी थे, एंड मजा भी आया एक्चुअली में डिस्कस करने में। मैं इंटरेस्टेड हूँ देखने में कि कितने लोग कितने ओपिनियन से एग्री करते हैं, कितने से डिसएग्री करते हैं। राइट। तो वो मैं फिर से आई वुड एनकरेज एवरीबॉडी टू कमेंट एंड लेट अस नो। बट ठीक है भाई, ऑन दैट नोट भी खराब मत गया पॉडकास्ट को। मेक श्योर टू लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। वी रिलीज न्यू पॉडकास्ट एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे एट 9 PM शार्प। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक नया एपिसोड इन दिनों पे। एंड आपको जो अगला पॉडकास्ट समाज जरूर देखना चाहिए, वो आपको मोहित दिखा देगा। वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो आप इसको देखिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।